क्यूई शेन दान को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा बहुत खास थी। हालांकि यह एक तरह का फल था, लेकिन इसकी जड़ें बहुत लंबी थीं और इसकी जड़ें बहुत लंबी थीं। बढ़ने की प्रक्रिया के दौरान इसमें समस्याएं आने की बहुत संभावना थी, जिसके परिणामस्वरूप बहुत सारी जड़ी बूटियां छोड़ दी गईं। हर फल कलाई के आकार की जड़ से जुड़ा हुआ था और फल सिर्फ एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था, जो झुर्रीदार सेब जैसा दिख रहा था। ये हल्का लाल था, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का हल्का सा आभास हो रहा था। झांग यानकिंग ने जल्दी से 2 बेहतरीन गुणवत्ता वाले प्रोग्रेसिव फल चुने और उन्हें भट्टी में डाल दिया, उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। चूंकि ये प्रोग्रेसिव फल सबसे खराब गुणवत्ता के थे, इसलिए जब उन दोनों को मिलाया गया तो मेडिसिन आभा अधिक पूर्ण होगी। हालांकि अगर उनके पास कुछ कौशल नहीं है तो एक सामान्य कीमियागर के लिए 2 को इस तरह से एक साथ मिलाना बहुत मुश्किल होगा। चेन जियांग के लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। 2 को मिलाने की बात तो छोड़िए, अगर 10 भी होते तो भी वह आसानी से 100 हिस्से पा लेता, 2 की तो बात ही छोड़िए। क्यूई शेन दान को परिष्कृत करने में प्रोग्रेसिव फल ही एकमात्र मुख्य घटक थे। वे सभी पेड़ की जड़ के टुकड़े के साथ ढेर किए गए थे और यह जड़ बिल्कुल भी सरल नहीं थी। जब तक कोई प्रोग्रेसिव फल से जुड़ा हुआ था तब तक वे बाहर से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे, जिससे प्रोग्रेसिव फल को जल्दी मरने से रोका जा सकता था। क्या बर्बादी है वास्तव में इस कटी हुई जड़ को फेंकना। ये कटी हुई जड़ प्रोग्रेसिव फल जितनी ही महत्वपूर्ण है। सु मेयाओ ने अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया और देखा कि जब झांग यानकिंग औषधीय जड़ी बूटियों से निपट रहा था तो उसने प्रोग्रेसिव फल को पेड़ की जड़ से अलग कर दिया और पेड़ की जड़ को फेंक दिया। जब चेन जियांग ने पेड़ की जड़ का एक टुकड़ा उठाया तो उसे अंदर अजीबोगरीब आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास हुआ। ये वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी, लेकिन जड़ भी बहुत अजीब थी। ये वास्तव में लोहे की तरह सख्त थी और अंदर बहुत सारी अशुद्धियां भी थीं। प्रोफिडी फल के पेड़ ने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद यह आध्यात्मिक ऊर्जा को पेड़ की जड़ों में भेज देता है, जिससे वे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब जड़ें बहुत लंबी हो जाती हैं तो वे लोहे की तरह सख्त हो जाती हैं और फिर प्रोफिडी फलों को जन्म देती हैं। इसलिए पेड़ की जड़ के इस टुकड़े में एक औषधीय आभा होती है जो प्रोफिडी फल के अंदर की तरह ही अनोखी होती है। अगर आप इस जड़ को पिघला सकते हैं और इससे अशुद्धियां निकाल सकते हैं, इस प्रोफिडी फल की गुणवत्ता बिल्कुल सामान्य उत्तम है। सु मेयाओ ने कहा, यह मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैंने पहले एक संपूर्ण स्पेराइट शिरा को परिष्कृत किया है और अनगिनत पहाड़ों को परिष्कृत किया है। ये काम कितना मुश्किल हो सकता है। चेन जियांग ने सीधे जड़ के टुकड़े और प्रोग्रेसिव फल को गोली भट्टी में फेंक दिया। उसने कचरे के केवल कुछ हिस्सों से निपटा था जिन्हें हटाया जा सकता था। क्या वह गोलियां बनाना जानता है? वास्तव में उसी समय गहरा फल फेंका गया था। क्या वह हथियार को परिष्कृत कर रहा था या गोलियां बना रहा था? उस टुकड़े को गलाना लोहे से भी कठिन है। हालांकि उस कटी हुई जड़ में काफी औषधि आभाएं हैं, लेकिन इस जड़ को पूर्णता तक परिष्कृत करना बेहद कठिन है। भले ही झांग यानकिंग के पास स्वर्ग की ज्वाला थी, फिर भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे साथ मजाक मत करो। अगर तुम लोग ही इस पेड़ की जड़ का टुकड़ा फेंकने वाले होते तो शायद अब तक ये फट गया होता। उन्हें देखो, वे चारों दिशाओं में स्थिर हैं। आग की तीव्रता बड़ी और छोटी के बीच उतार चढ़ाव करती है और आग की तीव्रता जल्दी जल्दी बदलती है, लेकिन यह अव्यवस्थित नहीं है। ये बहुत नियमित है। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया। शी मंडप के प्रवेश द्वार पर बहुत सारे लोग प्रतियोगिता देख रहे थे। बहुत सारे कीमियागर थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो थोड़ा देख सकते थे, और जब तक यह उच्च स्तर की कीमिया के साथ एक कीमियागर था, वे देख सकते थे कि चेन जियांग की नींव बहुत गहरी थी। यहाँ तक कि झांग यानकिंग के पास अपने सामने वाले व्यक्ति को एक नई रोशनी में देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेन जियांग की भट्टी में अग्निशक्ति में परिवर्तन के अनुसार कीमियागर का एक छोटा सा हिस्सा जानता था कि चेन जियांग पहली बार इस गोली को बना रहा था, और यह भी बता सकता था कि चेन जियांग ने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कई बार पूर्वदर्शी कीमिया का इस्तेमाल किया था। अगर दूसरे कीमियागर को ये गोली बनाने दिया जाता तो वे शायद पहली बार में ही घबरा जाते, लेकिन चेन जियांग ने ऐसा नहीं किया। लिन शिया और फैन याकुन चेन जियांग की क्षमताओं के बारे में जानते थे। वे सभी चेन जियांग से गोली बनाने के क्षेत्र में हार चुके थे और चेन जियांग ने उस समय पवित्र दान क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया था। अब वे चेन जियांग पर बहुत विश्वास करते थे और चेन जियांग द्वारा लाए जाने वाले सुखद आश्चर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यूई शेन दान की शोधन प्रक्रिया की कठिनाई बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन अगर इसे पेड़ की जड़ के उस टुकड़े से परिष्कृत किया जाना था तो ये काफी मुश्किल होगा। चेन जियांग के लिए पेड़ की जड़ के उस टुकड़े को परिष्कृत करना मुश्किल नहीं था। जो मुश्किल था वह समय के संदर्भ में था। ये केवल एक दिन के लिए था, और दूसरा पक्ष एक अत्यंत कुशल प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो इस गोली को परिष्कृत करने में सक्षम था। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि झांग यानकिंग को निश्चित रूप से इस तरह की गोली को पहले कई बार परिष्कृत करने का अनुभव था, और वह कीमियागर जो इस तरह की औषधीय जड़ी बूटी को गोली में बदल सकता है, किसी भी शक्ति में बहुत लोकप्रिय था। जैसी कि उम्मीद थी, झांग यानकिंग ने बहुत जल्दी एक भट्टी को परिष्कृत कर लिया।
उसने केवल एक गोली को परिष्कृत किया था और अंतिम परिणाम उसके द्वारा तैयार की गई गोलियों की संख्या की तुलना करना था, और चेन जियांग ने जड़ को परिष्कृत करने के बाद उसे विश्वास था कि वह दो को परिष्कृत कर सकता है। स्वर्गीय अग्नि वास्तव में शक्तिशाली है, यह मेरी स्वर्गिक अग्नि से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हालांकि चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन झांग यानकिंग की गोली भट्टी के अंदर की स्थिति उसके दिमाग में उभर आई। एक आत्मा साधक के रूप में वह अपनी मजबूत दिव्य शक्ति से इसे आसानी से देख सकता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके प्रतिद्वंद्वी की गोली भट्टी ने एक साधारण तरीके से जीत हासिल की थी। न केवल सामग्री को जलाना कठिन था, बल्कि उनके अंदर की औषधि आभा भी बहुत बर्बर थी। यदि पर्याप्त रूप से तेज लौ होती तो उचित तेज लपटों के नीचे औषधि आभा बहुत कोमल हो जाती। तेज लपटों का मतलब यह नहीं था कि कोई उसे जोर से जलाए, बल्कि कीमियागर के अनुभव के अनुसार लपटों की गर्मी को नियंत्रित करे। यदि कोई औषधि आभा को दबा नहीं पाता तो इससे गोलियां बनाने में विफलता होती। हालांकि जब आपकी स्वर्ग की आग स्वर्ग की लपटों में विकसित हो जाएगी तो एक कोड के करीब होगी। चाहे अराजकता की आग कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे अभी भी कोड के भीतर हैं। सु मेयाओ ने कहा। चेन जियांग मल्टीटास्किंग था। जब उसने क्यूई शेन डैन के अपने सेट को परिष्कृत किया तो उसने झांग यानकिंग की गोली भट्टी के अंदर की स्थिति का अवलोकन किया और उससे सीखा कि गोलियों को कैसे परिष्कृत किया जाता है। उसने इससे बहुत कुछ सीखा। उसकी गति बहुत तेज थी, जिससे उसे देखने वाले कई पुराने कीमियागर खुद को हीन महसूस कर रहे थे। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि झांग यानकिंग को क्यूई शेन डैन की सभी औषधीय सामग्री को परिष्कृत करने में केवल आधे दिन की आवश्यकता होगी, और फिर वह चेन जियांग की सभी औषधीय सामग्री को परिष्कृत करने में भी सक्षम होगा। फिर भी चेन जियांग अभी भी बहुत शांत था, वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। मन की यह स्थिति काफी सराहनीय थी, लेकिन कई लोग उसके प्रति अनुकूल दृष्टि से नहीं देखते थे। कुछ ही पलों में झांग यानकिंग ने एक और भट्टी को परिष्कृत कर दिया था और उसकी गति पहले से भी ज्यादा तेज थी, जिससे कई कीमियागरों को हैरानी हुई। अब कई लोगों को समझ में आ गया था कि झांग यानकिंग को भविष्य का पिल सेंट क्यों कहा जाता था। उस आदमी के पास अभी भी 520 प्रोफेसडी फल हैं। अपनी वर्तमान सबसे तेज गति के अनुसार वह 2 घंटे में 50 बैचों को परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए। वह उनमें से 2 को एक ही बर्तन में परिष्कृत कर सकता है। लॉन्ग जुएई ने कहा, लेकिन वह एक भट्टी में केवल एक गोली ही बना सकता है। चेन जियांग अभी भी अपनी गोलियों को इत्मीनान से परिष्कृत कर रहा था, दूसरे पक्ष की भयानक गति से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे खुद पर बहुत भरोसा था। जब तक वह क्यूई शेन डैन को परिष्कृत करने से परिचित था, वह स्वर्गीय कीमिया के अंदर के तरीकों को आत्मसात कर लेगा। वर्तमान स्थिति के आधार पर भले ही सु मेयाओ चेन जियांग की क्षमता को अच्छी तरह से समझती हो, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह कैसे जीतेगा। हालांकि वह जानती थी कि चेन जियांग निश्चित रूप से स्वर्गीय कीमिया के अंदर स्वर्ग को चुनौती देने वाली विधि का उपयोग करेगा। वह पहले ही 10 बैच बना चुका है, उसने एक भी बैच नहीं बनाया है। हे, ऐसा लगता है कि इस भट्टी को परिष्कृत करने के बाद वह अपनी सामग्री को परिष्कृत करने से पहले अपनी सामग्री को परिष्कृत कर लेगा। ऐसा लगता है कि वह निश्चित रूप से हारने वाला है। अगर वह हार भी गया तो उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वह सिर्फ शीजी पवेलियन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। अपनी वर्तमान गति के साथ उसके पास जीतने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी वह इतना शांत क्यों है? चेन जियांग ने अब अपनी चेतना को भट्टी से जोड़ लिया था और बाहरी दुनिया से अपना संबंध बंद कर लिया था, जिससे भट्टी सिर्फ उसके दिमाग में ही रह गई थी। ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया में सिर्फ वह और भट्टी ही थे, क्योंकि वह सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गया था। मेरी स्वर्ग की आग निश्चित रूप से स्वर्गीय आग से कमजोर नहीं है। इससे पहले जब मैं हजारों शोधन क्लेशों से गुजर रहा था, तो मैंने डकैती की शक्ति द्वारा संघनित अग्नि बीज को निगल लिया था। मैं अभी स्वर्ग की आग की शक्ति को मुक्त करने में असमर्थ हूँ। इसका कारण यह है कि मेरे दिल में मैं खुद से कह रहा हूँ कि स्वर्ग की आग विकसित होने के बाद यह मुझे बहुत नुकसान पहुंचाएगी। चेन जियांग को पहले से ही बेचैनी का एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने खुद को तर्क से समझाया कि अभी स्वर्ग की आग छोड़ने का समय नहीं है, क्योंकि एक बार छोड़ने के बाद उसकी स्वर्ग की आग बहुत संभवतः आकाश की आग में बदल जाएगी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह उस तरह की भयानक ज्वाला को दबा नहीं सकता था। उसके मन में ऐसा विचार इसलिए आया क्योंकि उसने ली बाओजुन की शक्तिशाली स्वर्ग ज्वालाओं को देखा था। अब उसे ये भी स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि प्रतिभाशाली गोली शोधन प्रतियोगिता के लिए स्वर्ग ज्वालाओं का उपयोग करने के लिए सुविधाजनक स्थान कौन सा है, जिससे उसका दिल इसके लिए लालायित हो उठा। मैं खुद बहुत स्पष्ट हूं कि मेरा वर्तमान भौतिक शरीर मेरे स्वर्ग अग्नि के विकास की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। मैंने पहले ही अमर शैतान शरीर पर महारत हासिल कर ली है, लेकिन मैं अभी भी उस ज्वाला का सामना करने में असमर्थ हूं। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि आग स्वर्ग की लपटों जितनी सरल नहीं थी। वह किस तरह की ज्वाला होगी? चेन जियांग ने अपने दिल में आवेग को दबा दिया और खुद को तर्कसंगत बनने दिया। अन्यथा
वह अपने दिल की इच्छा से अपना दिमाग खो देता और एक अपूरणीय गलती कर बैठता। स्वर्ग की आग पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैंने अभी तक उनका पूरा उपयोग नहीं किया है। चेन जियांग ने अपनी दुर्जेय दिव्य शक्ति को प्रकट किया, जिससे उसकी दिव्य शक्ति औषधीय जड़ी बूटियों के अंदर तक पहुंच गई, जिससे उसे जड़ी बूटियों की संरचना स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिली। उसके बाद उसने लपटों को अंदर लाया और जड़ी बूटियों के बारीक हिस्सों में प्रवेश किया। ये पहली बार था जब उसने इन औषधीय जड़ी बूटियों के भीतर प्रवेश किया था। अंदर एक विशाल दुनिया थी और ये दुनिया कई अलग अलग रंगों से भरी हुई थी। यही वजह थी कि यह इतनी खूबसूरत बहुरंगी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। अंदर की दुनिया जीवन शक्ति से भरी हुई थी। यही वजह थी कि वहाँ इतनी अजीबोगरीब जीवन शक्ति थी। एक व्यक्ति द्वारा इसका सेवन करने के बाद यह अन्य प्रभाव पैदा करता है। चेन जियांग को अब फूल और दुनिया का मतलब समझ में आ गया था। इस समय उसे पता था कि भले ही वह इन औषधीय जड़ी बूटियों के अंदर की दुनिया को जला रहा था, लेकिन वह उन्हें नष्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें अपनी खूबसूरत आंतरिक दुनिया की चमक और रंग में खिलने दे रहा था। उस पल में प्रोग्रेसडी फल और पेड़ की जड़ का टुकड़ा, जिसे मूल रूप से गलाना मुश्किल था, तुरंत नर्म चमकदार रोशनी की एक गेंद में बदल गया। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि उसे वास्तव में ऐसी सफलता मिलेगी। इसके अलावा उसने गोली को परिष्कृत करने का कारण औषधीय अवयवों को नष्ट करना, उन्हें दबाना, औषधीय अवयवों को वश में करना और उन्हें जलाकर औषधि आभा बनाना था। हालांकि जब उसने इन औषधीय जड़ी बूटियों की आंतरिक दुनिया को देखा, तो वह इन औषधीय जड़ी बूटियों की आंतरिक दुनिया को सबसे अच्छे तरीके से गायब करना चाहता था। यह एक शूटिंग स्टार की तरह सुंदर और चौंकाने वाला था। उसने इन फूलों और फलों की दुनिया को समझा और अनजाने में उनके साथ एक अजीब आदान प्रदान हुआ, जिससे उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया, उसकी स्वर्गीय आग के साथ सहयोग किया और एक रंगीन औषधि आभा में पिघल गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतने लंबे समय तक गलत रहेगा। चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी सांस ली। उसने पहले ही अपनी आध्यात्मिक इच्छा और लपटों को वापस ले लिया था। उसे इस तरह देखकर कई लोगों ने सोचा कि वह असफल हो गया है और हार मान ली। लेकिन इस समय गोली भट्टी के अंदर की दवा की आभा पहले से ही धीरे धीरे औषधीय पाउडर के साथ मिल गई थी और जल्दी से एक चक्रवात में बदल गई। चेन जियांग की इच्छा के अनुसार हवा की गेंद 3 भागों में विभाजित हो गई, हवा की 3 गेंदों में बदल गई और तेजी से घूम गई। गोली बनाने के सबसे महत्वपूर्ण और कठिन समय में उसने वास्तव में कुछ भी नहीं किया। हालांकि बहुत से लोग ये समझने में सक्षम थे कि उसने क्या किया था, और इसने वास्तव में गोली भट्टी में दवा की आभा को अपनी चेतना को इकट्ठा करने और अपनी खुद की गोली बनाने के लिए प्रेरित किया। कई कीमियागरों ने देखा था कि जब चेन जियांग ने कोर फॉर्मेशन चरण पूरा नहीं किया था, तो उसने अपनी सारी शक्ति छिपा ली थी और गोली भट्टी को नियंत्रित करने के लिए अपनी लौ और चेतना का उपयोग नहीं किया था। यहाँ तक कि सू मेयाओ को भी नहीं पता था कि चेन जियांग ने ये कैसे किया। उसने अनुमान लगाया कि यह स्वर्गीय कीमिया की एक विधि थी, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। चेन जियांग ने गोली भट्टी का ढक्कन खोला और हरी रोशनी निकली। ऐसा लगा जैसे कोई खजाना पैदा हो गया हो, जिससे सभी दंग रह गए। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि भट्टी से 3 हल्के हरे रंग की गोलियां तैरकर बाहर आईं। अप्रत्याशित रूप से 3 क्यूशेन डैन बन गए और उनकी गुणवत्ता अपने चरम पर पहुंच गई थी। तीनों क्यूशेन डैन के चारों ओर एक अत्यंत विचित्र जीवन शक्ति थी, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था मानो ये 3 गोलियां 3 छोटे जीवन रूप हों, और सुगंध वसंत की हवा की तरह थी, जो धीरे धीरे सभी दिशाओं में फैल रही थी। एक ऐसी खुशबू छोड़ रही थी जो किसी के दिल को कांपने पर मजबूर कर दे। ये दर्शाता है कि तीनों क्यूशेन डैन की गुणवत्ता कितनी उच्च थी। जड़ों से 3 छर्रों को परिष्कृत करने में सक्षम होना फिर भी अविश्वसनीय था, क्योंकि भले ही कोई परिष्कृत करने के लिए सबसे उत्तम और उच्चतम गुणवत्ता वाले प्रोफडी फल का उपयोग करता हो, वे केवल 3 छर्रों तक ही कीमत को सीमा तक बढ़ा पाएंगे। उसके सामने 3 क्यूशेन दान खजाने की तरह थे। ऐसे लोग पहले से ही मौजूद थे जो प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद इन क्यूशेन दान को ऊंची कीमत पर खरीदने की योजना बना रहे थे। हो फेशव पालकी में बैठा हुआ तब तक देखता रहा जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गईं। उसका दिल ईर्ष्या से भर गया था। वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि यह कीमियागर कोई साधारण नहीं था। उसे लगा कि इस प्रतिभाशाली कीमियागर को या तो रस्सी से बांध दिया जाना चाहिए या मार दिया जाना चाहिए। हालांकि वह 10 से ज्यादा बैचों को परिष्कृत करने में कामयाब रहा, लेकिन वह जानता था कि अगर उनके मूल्य की तुलना की जाए तो उसने जो 10 से ज्यादा क्यूशेन डैन परिष्कृत किए थे वे चेन जियांग से कहीं कमतर होंगे। इसके अलावा चेन जियांग ने औषधीय सामग्री का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने 10 को परिष्कृत किया था। सभी की हैरान आंखों के सामने चेन जियांग ने शांति से 3 क्यूशेन डैन को एक खाली जेड बॉक्स में रखा और फिर औषधीय जड़ी बूटियों के ढेर से उनमें से 10 को बाहर निकाल लिया। कुछ अतिरिक्त जड़ी बूटियां मिलाने के बाद उसने वास्तव में इन 10 भागों को गोली भट्टी में भर दिया। आज वह एक बार में 10 भागों को परिष्कृत करने जा रहा था और उसके पास जड़ें भी थीं। ये काले लोहे के 10 टुकड़ों के बराबर था। वह उन्हें कैसे परिष्कृत करने जा रहा था? कई पुराने कीमियागर हैरान थे।
इस तरह की शोधन तकनीक ने दुनिया को चौंका दिया और कई पुराने कीमियागरों को अचानक लगा कि उनके सामने वाले व्यक्ति में बहुत ही परिचित भावना थी। लिन शिया और फैन याकुन की यादें अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा थीं, और अब जब वे चेन जियांग के ईश्वरीय कौशल को फिर से देख सकते थे तो वे और भी हैरान थे। पहले बहुत से लोगों ने सोचा था कि चेन जियांग निश्चित रूप से हार जाएगा, कि वह निश्चित रूप से चेन जियांग को बहुत अच्छे परिणाम से हरा देगा। लेकिन अब ये कहना मुश्किल था, क्योंकि चेन जियांग ने गोलियों को परिष्कृत करते समय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सामान्य ज्ञान का उपयोग नहीं किया था, और गोलियों को परिष्कृत करते समय निर्धारित कई लोहे के नियमों को पूरी तरह से तोड़ दिया था। चेन जियांग ने अभी अभी उस विधि को समझ लिया था, वह फिर से कोशिश कर रहा था। उसने जड़ी बूटियों को संसाधित करने की भी जहमत नहीं उठाई, और उसे गोली भट्टी में रखने के बाद उसने जड़ी बूटियों के अंदर की दुनिया का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति जारी कर दी। इससे पहले जब उसने स्वर्गीय कीमिया का इस्तेमाल पहाड़ों, जमीनों और यहाँ तक कि स्पेराइट नसों को परिष्कृत करने के लिए किया था, तो ये सभी चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर थीं, जिससे उसे इन चीज़ों की दुनिया को बहुत सीधे देखने की अनुमति मिली। दूसरी ओर स्वर्गीय कीमिया दुनिया को परिष्कृत कर सकती थी, और जब तक वह कुछ चीज़ों को देख सकता था तब तक वह लपटें छोड़ सकता था। स्वर्गीय कीमिया कई बड़े पैमाने की वस्तुओं को परिष्कृत करने में सक्षम थी, और उन सभी को स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उधार लेकर तीव्र लपटों में बदल दिया गया था। और अब चेन जियांग ने पहले से ही इन औषधीय अवयवों के अंदरूनी हिस्सों को देखा था। इन अजीब और अनोखी जड़ी बूटियों के भीतर एक दुनिया भी थी। बस ये दुनिया किसी को भी नहीं पता थी, जब तक वह इन अजीब और असामान्य जड़ी बूटियों के साथ एक चमत्कारी संबंध स्थापित कर सकता था। वह इन औषधीय अवयवों को कोमल बना सकता था और उन्हें आसानी से गोलियों में बदल सकता था। अब वह स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करना चाहता था, बस तेज लपटें पाने के लिए, ताकि वह इन औषधीय अवयवों को अंदर से बाहर तक जल्दी से जला सके। इस समय चेन जियांग के दिमाग में कई दुनियाएं उभरी। वे सभी उन औषधीय अवयवों की दुनियाएं थीं। वे वैसी ही थी जैसी उसने पहले देखी थी, और अनजाने में उसने पहले ही आग की लपटों को निर्देशित करके उनमें घुसपैठ कर ली थी। हालांकि उनकी गति पर्याप्त तेज नहीं थी। अब उसे एक ही गोली भट्टी में एक साथ 10 बैच की सामग्री को परिष्कृत करना था। यह एक ही गोली भट्टी में 10 बैच की गोलियों को परिष्कृत करने के बराबर था। ये स्वर्गीय कीमिया में दावान शोधन विधि भी थी, लेकिन अतीत में उसने एक ही समय में 10 जादू विधि भट्टियां जारी की थीं, और अब उसने एक गोली भट्टी में 10 जादू विधि भट्टियां जारी की थीं। बेशक क्योंकि अंदर की जगह बहुत तंग थी, इसलिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था। वह जड़ी बूटियों के सभी 10 हिस्सों को 30 चक्रवातों में विभाजित करने से पहले ही जला सकता था। यदि यह कोई प्रतियोगिता न होती तो भी वह औषधीय जड़ी बूटियों के इन 10 सेटों को एक गोली में संक्षिप्त कर सकता था, लेकिन इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता होती। पर्याप्त आग नहीं है। जैसी कि उम्मीद थी, प्रोग्रेस डी फल की जड़ों को पिघलाना मुश्किल है। ये तब से भी ज्यादा मुश्किल है जब मैं पहाड़ों को परिष्कृत कर रहा था, चेन जियांग ने सोचा, लेकिन वह जानता था कि पहाड़ों में निहित आत्मा क्यों सीमित थी और यहाँ तक कि बिखर गई थी, और प्रोग्रेस डी फल की जड़ों की तुलना में नहीं हो सकती थी। उसे एक उच्च गुणवत्ता वाली गोली को संघनित करने के लिए कई पहाड़ों को परिष्कृत करना पड़ा। स्वर पवित्र शहर पवित्र दान क्षेत्र की 18वीं मंजिल पर था, जो बहुत ऊंचा था। इसके अलावा शहर में अमर ऊर्जा बहुत सघन थी। चेन जियांग ने पहले कभी अमर ऊर्जा को आग में बदलने की कोशिश नहीं की थी। स्वर्गीय कीमिया की विधि का उपयोग करते हुए उन्होंने भट्टी को बड़ी मात्रा में अमर ऊर्जा को अवशोषित करने दिया, भट्टी में स्वर्गीय आग के साथ इसे सम्मिलित किया और इसे एक मजबूत लौ में बदल दिया। इस समय वहां उपस्थित सभी लोग चेन जियांग की भट्टी में धुंध की कुछ धाराएं देख सकते थे, और चेन जियांग की भट्टी में आग की ऊर्जा और भी मजबूत होती जा रही थी, जो झांग यांकिंग की तुलना में अधिक थी। वास्तव में आग की लपटों को मजबूत करने के लिए अमर की क्यूई उधार ले रही थी। यह विधि कुछ ऐसी थी जिसका कई कीमियागर इंतजार कर रहे थे। हो फेशाओ ने यह देखकर अपने दांत पीस लिए। इतनी प्रतिभा वाला ये कीमियागर वास्तव में शीही मंडप के अंदर था। इस समय उसे कुछ हद तक पछतावा हो रहा था कि उसने झांग यांकिंग को चीज़ों को गड़बड़ करने की अनुमति दी, क्योंकि यह निश्चित रूप से झांग यांकिंग को प्रभावित करेगा। हालांकि वह बहुत घमंडी था, फिर भी वह अपनी सीमाएं जानता था। उसने पहले ही क्यूई शेनडेन के 20 बैचों को परिष्कृत कर लिया था और सफलतापूर्वक 20 क्यूई शेनडेन का निर्माण कर लिया था, लेकिन जब 20 क्यूई शेनडेन को एक साथ जोड़ा गया तो ऐसा लगा कि वे चेन जियांग द्वारा परिष्कृत किए गए 3 परिपूर्ण क्यूई शेनडेन के बराबर भी नहीं थे। चेन जियांग इस समय बहुत अच्छी स्थिति में था, उसका पूरा शरीर पूरी तरह से साफ था। गोली भट्टी में जड़ी बूटियां पहले की तरह ही थीं। अचानक वे जलने लगी अंदर से। वे जल्दी से एक सौम्य औषधि आभा और औषधीय पाउडर में घुल गईं। उसके बाद वे दोनों आपस में जुड़ गईं, घुल गईं और अंत में एक साथ मिलकर हवा का एक बहुत बड़ा गोला बन गया। चेन जियांग ने केवल इसके बारे में ध्यान से सोचा और हवा का गोला अपने आप 30 छोटी गेंदों में बदल गया। उसने पहले कभी एक ही भट्टी में 30 गोलियां संघनित करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मौजूदा भट्टी में कोई खास काम नहीं था।
अगर यह यानलोंग भट्टी होती तो अंदर बहुत जगह होती और गति बढ़ाने का समय भी होता, लेकिन अगर वह यानलोंग भट्टी का इस्तेमाल न भी करता तो भी वह इतनी दूर तक काम कर सकता था। हर कोई अचंभित रह गया, खासकर जब चेन जियांग ने अपनी सारी ऊर्जा वापस ले ली। हालांकि भट्टी के अंदर की गतिविधि बेहद तीव्र थी और कई लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि चेन जियांग एक बार में 30 गोलियां परिष्कृत करने की योजना बना रहा था। लेकिन अब जब चेन जियांग रुक गया था तो गोली भट्टी का अंदरूनी हिस्सा शांत होने लगा। जिस गति से वह एक भट्टी को परिष्कृत कर रहा था वह वास्तव में झांग यानकिंग की तुलना में अधिक तेज थी। गोली भट्टी का ढक्कन खुला और हरे रंग की रोशनी जो बाहर निकली वह समुद्र से निकलने वाले ड्रैगन की तरह थी। ये चीखती हुई बादलों को चीरती हुई बाहर निकली, जिससे सभी की आंखें चकाचौंध हो गईं और उनकी आत्माएं कांप उठीं। क्या वह इंसान भी है? बहुत से लोग ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाए कि उनके सामने जो व्यक्ति है वह एक ऐसा अस्तित्व है जिसके बारे में अफवाह है कि वह नश्वर दुनिया से परे है। केवल दुर्लभ गोली और पवित्र स्तर में ही गोलियों को परिष्कृत करते समय ऐसी जबरदस्त शक्ति होगी। 30 गोलियां। सभी को अचानक लगा कि उनका शरीर नर्म हो गया है। 30 गोलियों के लिए एक भट्टी, गुणवत्ता असाधारण थी। उन्होंने पहले ही झांग यानकिंग को किनारे कर दिया था। झांग यानकिंग ने केवल 20 गोलियां ही इस्तेमाल की थीं और उसने 40 से ज्यादा सामग्री का इस्तेमाल किया था। इस समय सभी को लगा कि अब प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई का नतीजा पहले ही तय हो चुका था, खासकर झांग यानकिंग की वर्तमान स्थिति जिसका उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। हो फेशाओ ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह इस प्रतिभाशाली अल्केमिस्ट को अभी मार डालना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि उसे जीतना बहुत मुश्किल होगा। झांग यानकिंग ने गहरी सांस ली। इस समय उसने एक गोली भी संघनित कर ली थी और चेन जियांग से कमतर नहीं गुणवत्ता वाली क्यूई शेन डैंग गोली भट्टी में दिखाई दी। इससे उसे तुरंत आत्मविश्वास महसूस हुआ। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने तुरंत कोई पैलेट रिफाइन नहीं किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपनी क्यूई को ठीक कर रहा था। इससे झांग यानकिंग और हो फेशाओ बेहद खुश हुए। उन्होंने सोचा कि चेन जियांग को आराम करना चाहिए क्योंकि वह थक गया था। कई लोगों को भी ऐसा ही लगा, लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? चेन जियांग के ठीक होने से पहले उसने बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी क्योंकि वह एक बार में और भी अधिक परिष्कृत करने के लिए तैयार था, और अगर वह सफल भी हो जाता तो उसे अभी अभी प्राप्त की गई बड़ी सफलता को पचाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती। ये साधना में एक प्रकार की सफलता थी और केवल भाग्य और संयोग के माध्यम से ही उसकी साधना समझ के माध्यम से बढ़ सकती थी। चेन जियांग को लंबे समय तक कोई कदम न उठाते देख झांग यानकिंग और हो फेशाओ ने अपने दिल में उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कि झांग यानकिंग के पास स्वर्ग की लपटें थीं और कीमिया में उसकी प्रतिभा थी, प्रत्येक भट्टी के भीतर परिष्कृत गोलियों की गुणवत्ता बहुत अधिक थी। ये भी उस दबाव के कारण था जो चेन जियांग ने उस पर पहले दिया था, जिसके कारण उसके पास सुधार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसे एक गोली बनाने के लिए अभी भी 2 सेट की सामग्री की जरूरत थी और वह चेन जियांग की तरह सभी जड़ों को परिष्कृत नहीं कर सकता था। बहुत से लोगों ने समझा कि चेन जियांग ने जड़ों को परिष्कृत करने की तरकीब पहले ही समझ ली थी। पलक झपकते ही 4 घंटे से ज्यादा बीत गए, लेकिन चेन जियांग अभी भी स्थिर था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लग गया, जबकि झांग यानकिंग ने पहले ही 100 बैचों में 130 से ज्यादा क्यू शेन डैन को परिष्कृत कर लिया था। बस इतने कम समय में वह इन परित्यक्त औषधीय जड़ी बूटियों को इतने सारे क्यूई शेन दान में बदलने में सक्षम था। इससे कई लोगों को और गहराई से समझ में आया कि एक ऐसी शक्ति के लिए एक ऐसी प्रतिभाशाली कीमियागर के पास होना कितना भयानक था। जब झांग यानकिंग और हो फेशाओ बेहद शांत और संयमित थे, तभी चेन जियांग ने आखिरकार अपनी चाल चली। उसने वास्तव में जड़ों के साथ 20 प्रगौती फल निकाले, लेकिन गोली भट्टी निश्चित रूप से इतनी मात्रा में नहीं रख सकती थी, जिससे सभी ने अपनी आंखें खोली और ध्यान से देखा। ये देखना चाहते थे कि वह वास्तव में क्या करने जा रहा था। हालांकि चेन जियांग ने सिर्फ 10 गोलियां ही कढ़ाई में डाली थीं, जबकि बाकी 10 बाहर छोड़ दी थीं। हालांकि उसने ढक्कन को सील नहीं किया था, वह असल में गोली बनाने के लिए ढक्कन खोलना चाहता था। यदि वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था तो चेन जियांग इसे परिष्कृत करने के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मैजिक विधि भट्टी का उपयोग कर सकता था, जो उसकी वर्तमान स्थिति की तुलना में बहुत अधिक सुविधाजनक था। यह आवरण उसके लिए बेकार था क्योंकि वह एक पारदर्शी आवरण जादू करके उसे ढक सकता था। इस तरह मेडिसिन आभा नष्ट नहीं होगी। इस बार भी वह अमर ऊर्जा को अवशोषित करके प्रवेश करेगा। स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करते हुए उसने अमर ऊर्जा को एक उग्र आग में बदल दिया और उसे अपने स्वर्गीय अग्नि में आत्मसात कर लिया, जिससे लपटें और भी तेज हो गईं। कई कीमियागर औषधीय जड़ी बूटियों के पिघलने की डिग्री को बादलों से अलग करने में सक्षम थे, और जिस दर से बादल पिघल रहे थे वह भी बहुत तेज थी, जिसका मतलब था कि पिघलने की गति भी बहुत तेज थी। इससे लोगों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो गया कि 10 काले लोहे जैसी जड़ें कागज की तरह थीं जो एक पल में पिघल गईं। ये कुछ ऐसा था जो झांग यानकिंग भी नहीं कर सकता था।
झांग यानकिंग के पास आकाशीय आग थी और उसने पहले भी पेड़ की जड़ों को पिघलाने की कोशिश की थी। हालांकि इसे पिघलाया जा सकता था, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। जब ज्वाला इन विचित्र फूलों और पौधों को जला रही थी, तो विचित्र फूल और पौधे ज्वाला को अंदर घुसने से रोकने के लिए सहज रूप से अपनी शक्तियों को जारी कर रहे थे। जब ज्वाला इन विचित्र फूलों और पौधों को जला रही थी, तो विचित्र फूल और पौधे ज्वाला को अंदर घुसने से रोकने के लिए सहज रूप से अपनी शक्तियों को जारी कर रहे थे। लेकिन अभी चेन जियांग इन आत्मा जड़ी बूटियों के अंदर सीधे आग जला रहा था और इसे अंदर से बाहर तक जला रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इन आत्मा जड़ी बूटियों के अंदर की दुनिया में प्रवेश करने, उनके साथ गहन आदान प्रदान करने और इन आत्मा दवाओं के लिए दरवाजे खोलने में सक्षम था। यही कारण था कि उसके लिए इन औषधीय जड़ी बूटियों को जलाना इतना आसान था। हालांकि वर्तमान में ये क्यूई शेन डैन की औषधीय सामग्री तक ही सीमित था। उसे नहीं पता था कि यह चाल अन्य औषधीय सामग्री पर काम करेगी या नहीं उसे पता था कि उच्च रैंक वाली औषधीय सामग्री का सामना करने पर क्या होगा। चेन जियांग को एक बार फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते देख हो फे शव और हो फे शव पर दबाव बहुत ज्यादा था, खासकर हो फे शव पर। उसे अपना चेहरा दिखाना बहुत पसंद था, इसलिए अगर वह हार जाता तो न केवल उसका मजाक उड़ाया जाता, बल्कि उनके सुपर युआन माउंटेन के जीनियस अल्केमिस्ट की किंवदंती भी टूट जाती। कुछ ही क्षणों में चेन जियांग ने 10 सेट की स्पिरिट जड़ी बूटियों को 30 गोलियों में सफलतापूर्वक परिष्कृत कर दिया। इससे झांग यानकिंग की आंखें लाल हो गईं और चेन जियांग की उच्च उपयोग दर के साथ वह 10 गोलियों में से 30 गोलियों को परिष्कृत कर सकता था, लेकिन झांग यानकिंग को 30 गोलियों को परिष्कृत करने के लिए 60 गोलियों की आवश्यकता थी। 30 पीक गुणवत्ता वाले गैसों के निकल जाने के बाद भी भट्टी के अंदर की लपटें अभी तक नहीं बुझी थीं। चेन जियांग ने क्यूई शेन दान को जेड बॉक्स में रखने के बाद उसने वास्तव में गोली भट्टी के किनारे पर हल्के से मारा और गोली भट्टी के बीच में एक छेद कर दिया। ये दृश्य देखकर हर कोई अपने दिल में पागलों की तरह चिल्लाने लगा, ये सोचकर कि चेन जियांग पागल हो गया है। वास्तव में इस समय उसकी गोली भट्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। टकराना। चेन जियांग ने फिर गोली भट्टी के दूसरी ओर के मध्य में एक और छेद किया और फिर भट्टी के दोनों ओर 2 और छेद बनाए। चेन जियांग की हरकतों से सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन चेन जियांग ने जल्दी से उन्हें जवाब बता दिया। गोली भट्टी के अंदर की लपटें अभी भी जल रही थीं। हालांकि 4 छेद थे, भट्टी के अंदर की लपटें बाहर नहीं निकलीं। केवल ये देखकर कि चेन जियांग ने गोली भट्टी के दोनों किनारों पर छेदों को जल्दी से गहरे फलों और कुछ सहायक औषधीय जड़ी बूटियों से भर दिया था। साथ ही उसने गोली भट्टी के तल पर छेदों को अमर ऊर्जा से जल्दी से भरने के लिए एक गुप्त तकनीक का भी इस्तेमाल किया था। हालांकि गोली भट्टी पर छेद थे, लेकिन चेन जियांग ने उन सभी को बंद कर दिया था। छेदों से निकलने वाली प्रकाश किरणें पेड़ों की जड़ों को जला रही थीं, जबकि भट्टी के मुंह से निकलने वाले अवशेष आसमान में जा रहे थे। ये वास्तव में एक त्वरित तरीका था। हर कोई देख सकता था कि इस टूटी हुई गोली भट्टी में किसी तरह की रहस्यमयी शक्ति थी। यह आग की लपटों को मजबूत करने के लिए अमर ऊर्जा को पागलपन की हद तक खा रही थी, और जिस गति से अमृत पिघल रहे थे वह बहुत तेज थी। सारी अशुद्धियां ऊपर से बाहर निकल रही थीं। भट्टी में रखी स्पिरिट मेडिसिन पिघलने के बाद भट्टी की ऊपरी परत में चली गई और धीरे धीरे वहां एक गोली के रूप में संघनित हो गई। और इस समय चेन जियांग ने एक बार फिर स्पिरिट मेडिसिन को केंद्र परत में डाला। वह वास्तव में लगातार गोली को परिष्कृत करना चाहता था। वह वास्तव में जानना चाहता था कि चेन जियांग किस तरह की दुष्ट शक्ति का इस्तेमाल करके स्वर्ग को चुनौती दे सकता है। ये पहली बार था जब उसने इस तरह की गोली शोधन तकनीक देखी थी, और उसने पहले कभी इसके बारे में सुना भी नहीं था। हो फेशाओ की वर्तमान निगाहें जानलेवा हो सकती थीं। उसका चेहरा ईर्ष्या और क्रोध से भरा हुआ था। ये पूरी तरह से उसकी अपनी मानसिक स्थिति के कारण था। वह दूसरों को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता था। वह मजबूत था, लेकिन पवित्र दान क्षेत्र में कीमियागर राजा था, और फैन याकुन की गोली शोधन कौशल उससे कहीं अधिक गहरा था। यहाँ तक कि लिनशिया भी उससे कहीं अधिक मजबूत थी। अगर ये तथ्य न होता कि फैन याकुन घायल हो गई थी, तो उसकी ताकत भी पहले से ही उससे कहीं अधिक हो गई होती। और अब फैन याकुन और लिन जियाई की दुकान में वास्तव में एक ऐसा स्वर्गीय चौंकाने वाला और स्वर्गीय दिखने वाला कीमियागर था। यहाँ तक कि हो फेशाओ को भी उसकी गोली शोधन कौशल की प्रशंसा करनी पड़ी। अमर ऊर्जा को आग में बदलने के लिए स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि इसमें बहुत सारी दिव्य शक्ति खर्च होती थी। इसके अलावा आग उसकी अपनी नहीं थी, इसलिए उसे उस पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता थी। इसलिए इसे थोड़े समय के लिए उपयोग करना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि चेन जियांग की भट्टी में बड़े बड़े छेद थे, लेकिन अंदर से क्यूई का एक भी कण बाहर नहीं निकल रहा था। पूरी भट्टी बेहद चिकनी थी, जो वाकई आश्चर्यजनक था। गोली भट्टी के भीतर आग तीव्र थी, और छिद्रों से अंदर की भड़की हुई आग को देखा जा सकता था, जबकि आसपास की अमर क्यूई अभी भी चेन जियांग की गोली भट्टी में डाली जा रही थी। चेन जियांग जानता था कि उसकी अपनी दिव्य शक्ति लंबे समय तक नहीं टिकेगी। अगर वह इसे बहुत लंबे समय तक जारी रखता है तो उसकी दिव्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा।
अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे खतरे से बचने के लिए अपने शरीर में लगभग आधी शक्ति बनाए रखने की आवश्यकता थी। अंदर आओ। चेन जियांग ने अपना हाथ लहराया और स्पिरिट जड़ी बूटियों के ढेर की ओर बढ़ा। फिर सफ़ेद धुंध से बना एक विशाल हाथ हवा में दिखाई दिया और क्यूई शेन डैन को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी स्पिरिट जड़ी बूटियों को पकड़ लिया और उन सभी को अपनी भट्टी में ले गया। फिर उसने पागलों की तरह स्पिरिट दवा को भट्टी में भरना शुरू कर दिया और साथ ही अपनी दिव्य शक्ति को स्पिरिट जड़ी बूटियों के अंदर तक पहुंचा दिया, जिससे लपटें अंदर से बाहर की ओर जलने लगीं। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां जो अभी अभी गोली की भट्टी में प्रविष्ट हुई थीं, तुरंत ही धुंध में बदल गईं तथा प्रकाश की किरणें हवा में भर गईं। पलक झपकते ही चेन जियांग ने पहले से ही भट्टी में औषधीय सामग्री के दर्जनों सेट भर दिए थे, जिससे भट्टी में औषधि आभा संघनित हो गई, जिससे प्रकाश बादल और भी मजबूत हो गए। गोली भट्टी के छेदों से निकलने वाली प्रकाश किरणें जल्दी ही कमजोर पड़ गईं, क्योंकि चेन जियांग ने गोली को पहले ही संघनित कर दिया था। हालांकि गोली बनते ही प्रकाश किरणें बहुत तेज हो गईं और फिर से बाहर निकल आईं। इस तरह चेन जियांग गोलियों को जल्दी और लगातार गाढ़ा कर सकता था। इस विधि ने कई अल्केमिस्टों को लगभग घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जब तक कि वह अल्केमिस्ट था, कोई भी ऐसा नहीं था जो इस स्तर तक नहीं पहुंचना चाहता था। चेन जियांग की गोली बनाने की कला शुरू से ही बहुत मजबूत थी और उसके पास असाधारण प्रतिभा थी। अब जब उसने स्वर्गीय कीमिया की साधना कर ली थी, तो उसने अनगिनत पहाड़ों और विशाल भूमि को गोलियों में बदल दिया था। बेशक यह उसकी कीमियागिरी का चरम स्तर भी था। अगर उसे उच्च ग्रेड ग्राउंड लेवल की गोली को परिष्कृत करने के लिए कहा जाता, तो वह शायद ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन उसने ये भी योजना बनाई कि जब उसके पास समय होगा तो वह इसे फिर से आजमाएगा और क्यू शेन डैन को परिष्कृत करने के लिए इस विधि का उपयोग करेगा। बहुत से लोग ईर्ष्यालु और जलते थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से एक परित्यक्त अमृत था, फिर भी यह इतनी जल्दी ऐसी गोली बनाने और उसे परिष्कृत करने में सक्षम था। इसने कई कीमियागरों को उस समय खोए हुए परित्यक्त अमृत के बारे में परेशान कर दिया। सिर्फ 2 घंटों में चेन जियांग ने सभी परित्यक्त प्रोफेस्डी फलों को परिष्कृत कर दिया। कुल मिलाकर 400 फल थे और वे सभी सफल रहे। मुझे इनमें से एक क्यू शेन डैन खरीदना चाहिए। कौन जानता है, ये व्यक्ति भविष्य में एक पिल सेंट बन सकता है। मुझे भी उन्हें खरीदना है। ऐसा लगता है कि वह जीतने जा रहा है। ये सभी क्यू शेन दान उसके पास जाएंगे। वह जो मेरे लिए गणना कर सकता है, उसके क्यू शेन दान की कीमत कितनी है? वह क्या कर रहा है? एक व्यक्ति अचानक घबराकर चिल्लाया। चेन जियांग झांग यानकिंग के पास आया और वास्तव में झांग यानकिंग की दवा ले ली और अभी अभी उसकी पागल विधि का उपयोग करके गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। एक नियम था जिसके अनुसार यदि पहली औषधीय जड़ी बूटी को परिष्कृत करने वाले व्यक्ति के पास अधिक औषधीय जड़ी बूटियां हैं, तो वे इसका उपयोग दूसरे पक्ष की औषधीय जड़ी बूटी को परिष्कृत करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि सभी को लगा कि यह चेन जियांग के लिए बेहतर होगा, क्योंकि चेन जियांग ने अधिक गोलियां दी और गुणवत्ता झांग यानकिंग से बेहतर थी। ये हरकत झांग यानकिंग और हो फे शाओ के चेहरों पर बेरहमी से पैर रखने के बराबर थी, जिससे वे बेहद क्रोधित हो गए। खास तौर पर हो फे शाओ। वह कई बार चेन जियांग पर हमला करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो भविष्य में भीड़ उसका मजाक उड़ाएगी। झांग यानकिंग के पास अभी भी 300 से अधिक गोलियां थीं जिन्हें उसे परिष्कृत करना था, और उन सभी को चेन जियांग ने अपनी सबसे तेज गति से परिष्कृत किया था। 2 घंटे बाद चेन जियांग ने अपनी दिव्य शक्ति और जन्मजात क्यूई का आधे से अधिक उपयोग कर लिया था, लेकिन वह अभी भी 2000 से अधिक क्यूई शेनदान को परिष्कृत करने में कामयाब रहा था, जिससे दोनों के औषधीय तत्व पूरी तरह से परिष्कृत हो गए थे। झांग यानकिंग ने अपने कुछ क्यू शेनडैन को देखा, फिर चेन जियांग की क्यू शेनडैन की बड़ी टोकरी को देखा, अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और उसके दिल में ईर्ष्या और घृणा की लहर उठी। वह महान पवित्र दान क्षेत्र का भावी पिलसेंट था, नंबर 1 युवा कीमियागर। फिर भी वह इतनी बुरी तरह हार गया था। विजेता का फैसला बहुत पहले ही हो चुका था, इसलिए इस समय किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। तुम हार गए हो, फैन याकुन ने उत्साह से कहा। चेन जियांग के लिए उन सभी परित्यक्त आत्मा जड़ी बूटियों को 2000 क्यूई शेन डैन में परिष्कृत करने में सक्षम होना, यह ऐसा स्तर था जिसकी बराबरी पूरे पवित्र डैन क्षेत्र में कोई नहीं कर सकता था। झांग यानकिंग ने गुस्से से फैन याकुन को देखा और खास तौर पर चेन जियांग के शांत भाव को, जिससे वह सबसे ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने हार मान ली थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं था, मानो उसके खिलाफ जीतना कोई मामूली बात हो। उसे पहले कभी इतना नीचा नहीं देखा गया था। हो फे शाओ की आंखों में हत्या की नीयत भरी हुई थी। वह पालकी से बाहर आया और थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हारा नाम पहले कभी नहीं सुना। क्या तुम एक अल्केमिस्ट हो, या फिर फैन याकुन ने आज उन्हें आमंत्रित किया था? चेन जियांग ने कहा, मैं सिर्फ एक अनाम जूनियर हूँ। ये सामान्य बात है कि आप मुझे नहीं जानते। मैं 3 दिन पहले शीई पवेलियन में शामिल हुआ। जब तक आप एक अल्केमिस्ट हैं, आप शीई पवेलियन की ओर से चुनौती स्वीकार कर सकते हैं। ये गिनती में नहीं आता। तुम अभी अभी आए हो।
हो फेशाओ की आंखें चमक उठीं, कोई भी उसकी आंखों में विनाश की रोशनी देख सकता था। वह वास्तव में बेशर्मी से काम करने जा रहा था। ये गिनती में क्यों नहीं आता? फैन याकुन थोड़ा गुस्से में था। मैं मानता हूं कि मैंने आपके शीही मंडप को कम करके आंका है। मैंने शुरू में सोचा था कि आपके सभी कीमियागर बिना रैंक वाले लोगों का एक समूह हैं। मुझे नहीं पता था कि आपके शीही मंडप में ऐसा कीमियागर है, अन्यथा मैं आपसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए और भी बेहतर कीमियागर को आमंत्रित करता। हो फेशाओ ने आत्मसंतुष्ट होकर हंसा। तो आप कह रहे हैं कि आप झांग यानकिंग को हमारे अनरेटेड लोगों के समूह को चुनौती देने के लिए कह रहे हैं? क्या ये हमें ये भी बता रहा है कि झांग यानकिंग अनरेटेड है? चेन जियांग ने व्यंग्य किया। मुझे लगता है कि कुछ कुशल कीमियागर यह बता पाएंगे कि यह पहली बार है जब मैं क्यूइशेन डेन को परिष्कृत कर रहा हूं, और सबसे अधिक, मैं केवल एक मध्यम ग्रेड ग्राउंड लेवल पैलेट को परिष्कृत कर सकता हूं। जहां तक मुझे पता है, आपने जिस कीमियागर को आमंत्रित किया है वह एक स्वर्ग स्तर के पैलेट को परिष्कृत कर सकता है। झांग यानकिंग इतने गुस्से में थे कि उनके दांत टूटने वाले थे। हो फेशाओ का चेहरा जम गया। उसने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, घमंडी आदमी, मैं आज तुम्हारा मुंह टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बात करते समय हो फेशाओ की मुट्ठियां बिजली की तरह चमक रही थीं। ये भयानक सुनहरे धुंध की एक परत से लिपटा हुआ था। यह एक बहुत शक्तिशाली जाल लग रहा था। इसके ऊपर कई तेज कांटे थे। ये बेहद भयानक लग रहा था, मुट्ठी से भी ज्यादा मजबूत। चेन जियांग मन ही मन हंसा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वास्तव में इसे प्राप्त करने के लिए मुक्का मारा, और उसकी आभा हो फेशाओ की तुलना में अधिक दबंग थी। हो फेशाओ का अचानक चेन जियांग पर हमला करना पहले से ही कई लोगों की उम्मीदों के भीतर था। इससे पहले हो फेशाओ ने इनमें से कई चीजें की थीं, लेकिन फैन याकुन हमेशा इस तरह के नुकसान में रहे थे। जब सभी ने गोल्डन थॉर्नी फिस्ट देखा तो उन्हें लगा कि चेन जियांग का अंत हो गया है, लेकिन चेन जियांग के भयंकर पलटवार को देखने के बाद वे सभी चौंक गए। ये दिखने में कमजोर अल्केमिस्ट वास्तव में इतनी मजबूत थी। टकराना। दोनों घूंसे टकराए, जिससे एक जोरदार आवाज निकली। एक पल के लिए जमीन कांप उठी, फिर एक चटकने वाली आवाज के साथ फट गई। हो फेशाओ की बाह में किसी प्रकार का विस्फोट हुआ। अंदर का मांस और हड्डियां टूटकर बिखर गईं और मांस हर जगह उड़ गया। आह! हो फेशाओ ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, यह अराजकता की शक्ति है। तुम कौन हो? तुम कैसे जानते हो कि अराजकता की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है? चेन जियांग ने जो थोड़ी सी अराजक शक्ति का इस्तेमाल किया, वह कुछ ऐसा था जिसे उसने फैन याकुन के शरीर से अवशोषित किया था। हालांकि यह केवल थोड़ा सा था, लेकिन जब उसने इसे ड्रैगन पावर के साथ मिलाया तो इसका अप्रत्याशित रूप से अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा और सीधे इस हो फेशाओ को वश में कर लिया। कुछ विशेषज्ञ जो हो फेशाओ की रक्षा कर रहे थे आगे बढ़े, लेकिन हो फेशाओ ने उन्हें रोक दिया। चलो चलें। जो लोग आदिम अराजकता की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, उनके साथ निश्चित रूप से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हालांकि हो फेशाओ असभ्य और अनुचित था, उसके दादाजी ने अक्सर उसे यह याद दिलाया था, खासकर जब वह ऐसे लोगों से मिलता था जिनका उपनाम ज्ञात नहीं था। हो फेशाओ अपने पिछले गोली शोधन कौशल के बारे में कैसे भूल सकता था? अराजक पर्वत बहुत बड़ा था। हालांकि अभी यह बहुत अराजक था और सुपर युआन पर्वत सबसे मजबूत था, फिर भी अराजक पर्वत में कई विशेषज्ञ थे, विशेष रूप से कुछ महान मगरमच्छ या डैनमर। अराजक पर्वत में केवल कुछ ही लोग थे जो आदिम अराजकता की शक्ति का उपयोग करना जानते थे। इसलिए भले ही हो फेशाओ को भारी नुकसान उठाना पड़ा हो, वह आगे नहीं बढ़ सका। झांग यानकिंग और हो फेशाओ को बुजुर्गों द्वारा ले जाया गया और जाने से पहले झांग यानकिंग ने चेन जियांग को ऐसी निगाह से देखा कि हर किसी के दिल कांप उठे। शी मंडप का खतरा आखिरकार हल हो गया था। चेन जियांग ने फैन याकुन को 1000 क्यूइशेन दान दिए, और फैन याकुन उन्हें मुफ्त में नहीं लेना चाहता था। उसने चेन जियांग को बहुत सारी औषधीय सामग्री और उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां दी, जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाली ग्राउंड लेवल और 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन। शहर से बाहर निकलने के बाद वह जीलान पर्वत घाटी की ओर भागा। जाने से पहले उसने फैन याकुन और लिनशिया को हो फेशाओ से सावधान रहने और चीजें गलत होते ही भाग जाने की चेतावनी दी, भले ही उनके आगे पहाड़ ही क्यों न हो। ये लोग वाकई बहुत परेशान करने वाले हैं, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। चेन जियांग ने अपना रूप नहीं बदला। इसके बजाय वह उस दिन शहर छोड़कर चला गया जिस दिन उसने गोली शोधन में झांग यानकिंग के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। यही कारण था कि उसका पीछा किया गया था, लेकिन चेन जियांग ने यह जानबूझकर किया था। अगर वह चुपचाप शहर से निकल जाता तो कोई उसे नोटिस नहीं करता। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, झांग यानकिंग और हो फेशाओ यहाँ थे। उसने अपना भेष बदल लिया और उन दो बूढ़ों के पीछे चल पड़ा। ऐसा लगता है कि उनका आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने का इरादा नहीं है, लॉन्ग जुएई ने कहा। क्या ये हो सकता है कि वे ये पुष्टि करना चाहते थे कि आपने स्वर पवित्र शहर छोड़ दिया है और फिर उस युवा जोड़े के खिलाफ अपना कदम उठाना चाहते थे? बायूयू ने ठंडी हंसी में कहा, यह उनसे छुटकारा पाने और भविष्य की परेशानियों को रोकने का हमारा मौका है। यही कारण था कि वह अपना रूप बदलने और उन सभी को बाहर निकालने में सक्षम था।
हालांकि उसे लगा कि हो फेशाओ और अन्य लोगों ने किसी और कारण से उसका पीछा किया होगा। इस सुपर युआन माउंटेन में वाकई कुछ ताकत है। उन्होंने जो 2 बूढ़े साथी भेजे हैं वे भी कमज़ोर नहीं हैं और उन ऋषि क्षेत्र विशेषज्ञों से मुकाबला करने में सक्षम होने चाहिए। यदि आप जादुई भ्रष्टाचार गैस का उपयोग नहीं करते हैं तो आप उन्हें नहीं मार पाएंगे। लॉन्ग जुएई ने कहा, वे वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। अगर मैं स्वर पवित्र शहर से और दूर चला गया तो क्या वे मुझ पर हमला करेंगे? हालांकि अब उसकी एक अलग पहचान थी। अगर उसे जादुई भ्रष्टाचार गैस का उपयोग करते हुए पाया गया तो इससे फैन याकुन और अन्य लोगों को बहुत नुकसान होगा। चेन जियांग ने स्वर्ग भ्रमण विधि का प्रयोग किया, अपनी आध्यात्मिक इच्छा को एक अदृश्य आत्मिक शरीर में रूपांतरित किया और बाहर निकलकर अपने पीछे आने वाले लोगों के पास पहुंचा तथा उनकी बातें सुनने लगा। स्वर्ग पवित्र शहर छोड़ने के बाद हो फेशाओ और उसके पीछे चल रहे अन्य लोगों ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और उसके पास आ गए। यह आदमी हमारे अराजक पर्वत से नहीं है, वह अराजकता की शक्ति का उपयोग करता है जो उसके पास नहीं है। सौभाग्य से 2 बुजुर्ग इसे देख पाए, इसलिए हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और उसे उस गोली शोधन विधि को सौंपने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हो फेशाओ ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा, मैंने इसे हल कर लिया है। मैं अब उस बदमाश फैन याकुन से नहीं डरता। लिन लियान जल्द या बाद में मेरा होगा, तो फिर मुझे उसे अपने हाथों से मार डालने दो। मूलतः जब वह चेन जियांग से हार गया था तब उसकी प्रसिद्धि में भारी गिरावट आई थी, जिससे वह चेन जियांग पर और भी अधिक क्रोधित हो गया था। आप लोगों को जल्दी चलना चाहिए। यह मत भूलिए कि हमें अभी भी मीटिंग में जाना है। आप, महान एल्डर प्रिमोडियस, हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक बुजुर्ग ने उदासीनता से कहा, क्या वह बैठक महत्वपूर्ण है? जब दादाजी ने संदेश वापस भेजा तो उनकी आवाज़ बहुत गंभीर थी। हो फेशाओ ने कहा, यह महत्वपूर्ण है, यह अराजक पर्वत में खजाने से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले लोगों का एक समूह अचानक दूसरी दुनिया से आया था और वे लोग मजबूत और कमजोर थे। विभिन्न बलों के सभी बड़े लोगों के पास एक नक्शा है। एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि चेन जियांग, जिसने अतीत में हमारे अराजक पर्वत को बहुत नुकसान पहुंचाया था, उस समय आया था और हमारे सुपर युआन पर्वत के कई लोगों को मार डाला था। मैंने सुना है कि डू परिवार से डू यानियाओ उसका अच्छा दोस्त है। हो फेशाओ अपने चेहरे पर ईर्ष्या के निशान को प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन ये सोचकर कि वह नेता के पोते की आंखों से प्यार कर बैठेगा, इस आदमी ने जरा भी पीछे हटने से इनकार कर दिया और इसे मुझसे छीनने पर जोर दिया। उनकी बातचीत सुनने के बाद चेन जियांग तुरंत अनुमान लगा सकता था कि टूटा हुआ नक्शा उसके हाथ में मौजूद पत्थर का टुकड़ा था। पत्थर का टुकड़ा बैंगनी चंद्रमा शाही भूमि के पूर्वजों द्वारा छिपाया गया था और अब जब एक उसके शरीर पर गिर गया था तो इसका मतलब था कि प्राचीन शक्तियों ने एक पूरा नक्शा प्राप्त कर लिया था। चलो इसे सामने से करते हैं, हो फेशाओ ने कहा। चेन जियांग ने जब ये सुना तो उसने अपनी गति बढ़ा दी और एक जंगल में घुस गया। इससे हो फेशाओ और अन्य लोग चिंतित हो गए। जिस प्रकार वे चेन जियांग को देखने में असमर्थ थे, उसी प्रकार चेन जियांग ने अपने शरीर के भीतर स्थानिक नियमों की शक्ति को सक्रिय कर दिया था, जिससे वह हो फेशाओ और अन्य लोगों से दूर रहने के लिए अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता था। हालांकि पहले छोड़ा गया बौद्ध शरीर अभी भी हो फेशाओ और अन्य लोगों को घूर रहा था। हो फेशाओ के मन में उसके प्रति इतनी तीव्र हत्या की मंशा थी और उसने फैन याकुन और अन्य लोगों को बेरहमी से मारने की योजना भी बनाई। वह जंगल में है, यहाँ उसकी आभा के निशान हैं। वह पहरे पर है, ऐसा लगता है कि हमें खोज लिया गया है, उसका पीछा करो। एक बुजुर्ग ने चिंतित होकर कहा। यह एक ऐसा आभामंडल था जिसे चेन जियांग ने जानबूझकर पीछे छोड़ा था और यह कुछ ऐसा था जो उसने उन्हें विलंबित करने के लिए किया था। छोटे शरारती ड्रैगन, जल्दी करो और स्वर्ग यात्रा विधि का उपयोग करें और जीलान माउंटेन घाटी में जाने के लिए सबसे तेज गति का उपयोग करें। बाइजिंग एक स्टाररी स्काई वाइट टाइगर रेस थी। अपनी यादों की विरासत को जगाने के बाद वह बहुत मजबूत हो गई थी। अगर वह यहाँ आती तो भले ही वह 2 बड़ों को नहीं हरा पाती, लेकिन अगर वह अपने सितारों को बुलाती तो वह निश्चित रूप से वाइट टाइगर द्वारा खोजी जाती। जब तक सफ़ेद बाघ आया उसे डरने की कोई बात नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या बड़ी सफ़ेद बिल्ली इसे समझ सकती है। लॉन्ग जुएई को पता था कि चेन जियांग क्या सोच रहा था और उसने चेन जियांग के निर्देशों का तुरंत पालन करने से पहले कुछ शब्द बुदबुदाए। उसकी दिव्य शक्ति चेन जियांग की तुलना में अधिक मजबूत थी और उसकी स्वर्ग यात्रा विधि भी चेन जियांग की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। सुपर युआन पर्वत के एक बूढ़े व्यक्ति ने चेन जियांग पर चिल्लाते हुए कहा, भागो मत, हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई बुरी मंशा नहीं है। हम केवल तुम्हारे जैसे व्यक्ति को हमारे सुपर युआन पर्वत पर अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं। हम निश्चित रूप से तुम्हें एक महत्वपूर्ण अतिथि के रूप में मानेंगे। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। वह जंगल में सभी दिशाओं में भागना जारी रखा, जितना संभव हो सके उतना समय खरीदने की कोशिश कर रहा था ताकि लॉन्ग जुएई बाइजिंग को ढूंढ सके। इसके अलावा वे इतने लंबे समय से उसका पीछा कर रहे थे।
उन्हें केवल कभी कभी चेन जियांग की छाया की एक झलक मिल पाती थी, जिससे वे बेहद अधीर हो जाते थे। उसने अभी अभी इतने सारे क्यूई शेन डैन को परिष्कृत किया था कि वह अब अपनी जन्मजात क्यूई और दिव्य शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए एक का उपयोग कर सकता था। यहाँ तक कि अगर वह एक खा भी लेता तो वह शक्तिशाली बूढ़े साथियों का सामना करते समय अंतरिक्ष में यात्रा करने और जंगल में चक्कर लगाने के लिए स्थानिक कानूनों की शक्ति पर भरोसा करने में सक्षम होता। उन्होंने अपनी सबसे तेज गति का उपयोग नहीं किया क्योंकि एओ हो फेशाओ और झांग यानकिंग उनकी गति के साथ तालमेल नहीं रख पाए। हालांकि अगर वे हो फेशाओ और झांग यानकिंग की नज़र से ओझल हो जाते तो उन्हें चिंता होती कि ये दोनों जूनियर फिर से सेट हो जाएंगे। अब जबकि वे दुविधा में फंस गए थे, वे निश्चित रूप से पीछे नहीं हट सकते थे क्योंकि उनके कार्यों का पहले ही पता चल चुका था। अगर वे अपने सामने इस व्यक्ति को नहीं मार सकते थे तो कौन जानता था कि वे किस तरह का बदला लेंगे। दो बूढ़े लोग इतने लंबे समय तक जीवित रहे थे कि वे उस व्यक्ति की उत्पत्ति को देख पाए जिसका वे पीछा कर रहे थे। अन्यथा उनके पास वह सर्वोच्च गोली शोधन तकनीक और अराजक बल नहीं होता जिसे वे भी विकसित नहीं कर सकते थे। चेन जियांग, हो फेशाओ और बाकी 4 लोग 1 घंटे से ज्यादा समय तक जंगल में घूमते रहे, जिससे दोनों बूढ़े लोगों को यह इच्छा हुई कि वे जंगल को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते थे कि वे चेन जियांग को मार सकते हैं। उनका मूल लक्ष्य चेन जियांग को जिंदा पकड़ना और उसे रिफाइनिंग गोलियों के गुप्त मैनुअल को प्रकट करने के लिए मजबूर करना था, लेकिन अब उनके मन में यह विचार नहीं था। वे केवल चेन जियांग को जल्दी से मारना चाहते थे। बड़े, वह जंगल से बाहर क्यों नहीं गया? क्या यहाँ कोई चाल है? हो फेशाओ ने चिंतित होकर कहा। उसकी सांस पहले से ही फूल रही थी और अपनी पूरी ताकत लगाकर वह और झांग यानकिंग मुश्किल से ही 2 बड़ों के साथ चल पा रहे थे। नहीं, वह नहीं जानता था कि हम उसका पीछा कर रहे थे। उसे बाद में पता चला कि वह इस जंगल में हमारे खिलाफ लड़ रहा था क्योंकि वह तुम दोनों को मारने का मौका ढूंढना चाहता था। बुजुर्ग के शब्दों ने हो फेशाओ को डरा दिया। क्यों न हम चलें? हो फेशाओ ने अपने दांत भींचे। हालांकि वह चेन जियांग को बहुत मारना चाहता था, लेकिन उसे अचानक लगा कि उसकी जान खतरे में है और वह डरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने चेन जियांग के हाथों अपना एक हाथ खो दिया था, इसलिए उसे बहुत स्पष्ट था कि बड़े ने उसके बारे में बुरा नहीं कहा था। उसका हाथ भी अभी कुछ कीमती दवाइयों के उपचार से ही ठीक हुआ था। अब जब उसने देखा कि उसके सामने वाला व्यक्ति इतना मुश्किल है कि दोनों बुजुर्ग उसे नीचे नहीं गिरा पा रहे हैं, तो उसे डर लगने लगा। अगर यह व्यक्ति नहीं मरा तो हम भविष्य में मुसीबत में पड़ जाएंगे। वह वर्तमान में हमारे साथ लड़ रहा है और उसने सबसे तेज गति का उपयोग नहीं किया। इसके अलावा उसके पास एक बहुत मजबूत छिपने की क्षमता है। अगर हम उसे आज जाने देते हैं तो एक बार जब आप लोग सुपर युआन माउंटेन छोड़ देंगे तो ये बहुत परेशानी होगी। सु यू ने धीमी आवाज में कहा। बुजुर्ग ने कहा। दूसरे बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया। ये व्यक्ति लगातार अपनी चरम अवस्था बनाए रखता है। वह अन्य 2 पर नजर रख रहा है। झांग यानकिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और दांत पीस लिए। कबीले के मुखिया, क्या इसका मतलब यह है कि वह जानबूझकर हमसे लड़ रहा है क्योंकि वह हम दोनों को मारना चाहता है? ठीक है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम दोनों हमारे साथ हो उसके लिए कोई मौका पाना मुश्किल होगा। चेन जियांग बेहद शांत था और उसके मन में भी बाकी 2 बुजुर्गों की तरह ही विचार थे। उसे उन 4 लोगों को मारना चाहिए जो उसका पीछा कर रहे थे, अन्यथा फैन याकुन भविष्य में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हम उस छोटी सफ़ेद बिल्ली से संपर्क में हैं। वह भी अभी जीलान माउंटेन घाटी से निकली है। मैंने उसे संदेश भेजने के लिए आपकी आवाज़ का इस्तेमाल किया है। लॉन्ग जुएई ने कहा। जब तक वह यहाँ के करीब न आ जाए तब तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही हम उससे बात कर सकते हैं। चेन जियांग बाईजिंग की दयालुता का कर्जदार था, जिसने इस अकेली स्टाररी स्काई वाइट टाइगर रेस को ये जानने दिया कि वह जानवरों के लिए अभिशाप नहीं थी। वह ये भी जानती थी कि वह एक मजबूत जाति थी और उसने उसे बहुत ताकत दी थी। यहाँ से जीलान पर्वत घाटी की दूरी काफ़ी थी, लेकिन बाईजिंग वहाँ से थी, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने की क्षमता थी। वह एक उल्कापिंड में बदल गई और बहुत ऊंचाई पर जंगल की ओर उड़ गई। चेन जियांग ने लोगों के इस समूह को 1 और घंटे तक घसीटा और इस समय बाईजिंग पहले ही जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। जब चेन जियांग की दिव्य भावना ने प्रवेश किया और बाईजिंग को देखा तो उसने तुरंत उसके लिए एक ध्वनि संचार भेजा। बहन बाईजिंग, जल्दी से छिप जाओ। चेन जियांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पवित्र दान क्षेत्र में पहुंचते ही तुम इतनी परेशानी में पड़ जाओगे। निश्चिंत रहो, तुमने हम 4 बहनों पर इतना बड़ा उपकार किया है, मैं निश्चित रूप से तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बाईजिंग की स्पष्ट और मधुर आवाज निकली। 4 बहनें। उसे केवल 3 बहनें यान जिलान, युनझू और बाईजिंग याद थीं। और यानयाओ, वह पहले से ही हम में से एक है। बाईजिंग ने ठहाके के साथ जवाब दिया, लेकिन उसकी हंसी में एक आह का निशान था, क्योंकि डू परिवार में एक बड़ा बदलाव हुआ था और डू यानयाओ को भी एक बड़ा झटका लगा था। बाईजिंग के जंगल में प्रवेश करने के बाद उसने तुरंत खुद को छिपा लिया। वह जानती थी कि चेन जियांग की असली ताकत बहुत मजबूत नहीं थी,
लेकिन उसकी क्षमता अतुलनीय रूप से महान थी। उस दिन जब उन्हें लगा कि चेन जियांग मर चुका है तो वे प्रिमोडियस को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। अब जब उन्हें पता चला कि चेन जियांग अभी भी जीवित है और उसने बड़ा हंगामा मचाया है तो वे बेहद खुश थे। इस समय मेरा पीछा करने वाले लोग झांग यानकिंग, हु फेशौ और सुपर युआन माउंटेन के 2 बुजुर्ग हैं। मैं उनका ख्याल रख सकता हूं, लेकिन वे 2 बुजुर्ग बहुत परेशान करने वाले हैं। चेन जियांग ने बाई जिंग को एक ध्वनि संचरण भेजा और बाई जिंग धीरे धीरे उनके करीब आ गई। स्टाररी स्काई व्हाइट टाइगर रेस व्हाइट टाइगर फाइटिंग रेस की एक शाखा थी और यादों की विरासत में एक सेलेस्टियल स्लेन मेथड होना चाहिए ताकि वे स्टार डोमेन पर हावी हो सकें। उस समय व्हाइट टाइगर ने यह भी कहा था कि जब उसे हेवन अर्थ किलिंग मेथड प्राप्त हो जाएगी तो वह इसे सीखने के लिए अन्य शक्तिशाली लोगों को उदारता से देगा, जिससे हर कोई खेती करने और अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त संप्रदाय चुन सकेगा। बेशक उस समय व्हाइट टाइगर को उसके दोस्तों को सौंप दिया गया था, लेकिन बाद में उसके दोस्तों के वंशज व्हाइट टाइगर फाइटिंग रेस के प्रति अमित थे, कई संघर्षों के साथ, और उनकी ताकत समान थी। क्या ये वास्तव में ये छोटा दानव है? ये प्रिमोडियस का पोता है और इसकी प्रतिभा खराब नहीं है। अगर हम इसे मार देते हैं तो प्रिमोडियस निश्चित रूप से बहुत क्रोधित होगा। बाई जिंग की आवाज़ में एक शरारती मुस्कान थी। मैं उससे परेशानी नहीं चाहता, वह मुझसे परेशानी चाहता है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बहन बाई जिंग, जब तक आप एक छोटे सितारे को बुलाती हैं तब तक ये पर्याप्त है। जब तक मैं 2 बूढ़े लोगों का ध्यान भटकाता हूं और मुझे कुछ समय देता हूं, मैं उन 2 छोटे लोगों को मार सकता हूं। लिटिल स्टार, क्या यही है जिसकी बात कर रहा हूं? मैंने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है। मेरी विरासत में मिली यादों के अनुसार वह चाल बहुत शक्तिशाली थी। मुझे चिंता थी कि यह तुम्हें प्रभावित करेगी। बाई जिंग थोड़ा चिंतित था। अगर उसे एक सामान्य विशाल तारे को बुलाना था तो उसे हर 500 साल में बुलाना होगा। बाई जिंग ने पिछली बार एक बार उसे बुलाया था, लेकिन चेन जियांग ने जिस छोटे तारे का जिक्र किया था उसे बार बार बुलाया जा सकता था क्योंकि उसका सिर बहुत छोटा था, लेकिन उसकी शक्ति कमज़ोर नहीं थी। ये स्टाररी स्काई व्हाइट टाइगर रेस में एक बहुत शक्तिशाली गुप्त कौशल था। नहीं, इसकी चिंता मत करो। चेन जियांग को लिटिल स्टार की विनाशकारी शक्ति का भी पता था। उसे व्हाइट टाइगर से स्टाररी स्काई व्हाइट टाइगर रेस के बारे में काफ़ी जानकारी मिली थी। ये बाई जिंग का किसी के खिलाफ पहली बार षड्यंत्र रचने का मामला नहीं था। पिछली बार स्वर्ग पवित्र शहर में उसने शक्तिशाली योद्धाओं के एक समूह को रोकने के लिए एक बहुत बड़े सितारे को बुलाया था, जिससे चेन जियांग को सफलतापूर्वक उन कैश फायर टोकन को प्राप्त करने में मदद मिली। मैं शुरू कर रहा हूँ। ध्यान रखें, एक छोटा तारा जो केवल एक व्यक्ति के आकार का था, लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था और एक लंबी लाल पूंछ के साथ आकाश से नीचे गिर गया। अत्यंत शक्तिशाली तारा शक्ति की वह लहर छोटे तारे के अंदर संघनित हो गई और अत्यंत तेज गति से वह नीचे की ओर बढ़ी, जिससे एक भयानक दबाव पैदा हुआ। उस क्षण स्टार डोमेन में सभी स्टार पावर एक ही बल द्वारा एकत्र की गई और फिर उग्रलाल ऊर्जा के एक द्रव्यमान में बदल गई, जो उस छोटे तारे की ओर बढ़ रही थी, जो जल रहा था और भी तेज गति से गिर रहा था। जब ये दोनों एक साथ मिले तो परिणामी शॉकवेव 18 परतों के आधे से ज्यादा थी। वह क्या है? तेजी से उतरते तारे के हमले को दोनों बुजुर्गों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया। हु। छोटा तारा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत शक्तिशाली था। जब वह आसमान से गिरा तो उसके जोरदार प्रभाव से जंगल का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और पलक झपकते ही घने जंगल के सारे पेड़ लकड़ी के टुकड़ों में चूर हो गए। फिर वह लाल रोशनी से घिर गया। रक्त लाल चमक में बहुत अधिक तापमान था। इसने लकड़ी के लट्ठे को तोड़ दिया और एक भयंकर आग भड़क उठी, जिससे धरती हिंसक रूप से हिलने लगी और फटने लगी। सावधान, उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि जो चीज़ नीचे गिरी थी वह बहुत भयानक थी और अब उनके लिए बचकर निकलने में बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बुजुर्गों ने छलांग लगाए और अपनी विशाल शक्ति को छोड़ा, जो समुद्र जितनी विशाल थी। उन्होंने गिरते हुए लिटिल स्टार की ओर अपना सबसे शक्तिशाली मुक्का मारा। उनके मुक्कों की शक्ति एक उग्र नदी की तरह थी, क्योंकि वे भयावह शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे थे। बूम! 2 सुपर युआन माउंटेन एल्डर्स की भयानक मुठ्ठियां उल्कापिंड के छोटे टुकड़े पर टूट पड़ीं। उस पल एक बहरा विस्फोट हुआ, साथ में पानी जैसी रोशनी का एक विस्फोट हुआ, जिसने एक अतुलनीय रूप से उन्मत्त आकाशीय हवा को हिला दिया, जो पूरे भूभाग पर फैल गई, और वह जंगल जहां चेन जियांग और बाकी लोग थे और भी अधिक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इस जगह और स्वर्ग पवित्र शहर के बीच कुछ दूरी थी, लेकिन स्वर्ग पवित्र शहर में हर कोई इसके बारे में जानता था। इसके अलावा स्वर्ग पवित्र शहर के पास कई शक्तियां थीं, इसलिए इस तरह की धरती को हिला देने वाली घटना ने पहले ही कई बड़े लोगों को चिंतित कर दिया था। क्या तुम ठीक हो? उस समय बाई जिंग पहले से ही आसमान में छुप चुकी थी। उसने नीचे जमीन पर देखा, जो गर्म हवा से भरी हुई थी, और चेन जियांग को चेतना के सागर में छोड़ी गई दिव्य भावना के माध्यम से एक ध्वनि संचरण भेजा। मैं ठीक हूँ। चेन जियांग इस भूमि पर चला गया जो खंडहरों से भरी हुई थी, पूरी तरह से सुरक्षित।
ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी अभी उसने स्थानिक नियमों की शक्ति का उपयोग करके एक ऐसे स्थान की यात्रा की थी जो इस स्थान से अलग था और उसके भीतर छिप गया था। हालांकि उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, इसलिए वह केवल थोड़े समय के लिए ही छिप सकता था। सुपर युआन माउंटेन के दो बुजुर्ग उम्मीद के मुताबिक शक्तिशाली थे। उन्होंने न केवल उस छोटे से तारे को नष्ट कर दिया, बल्कि वे झांग यानकिंग और हो फेशाओ की जान बचाने में भी कामयाब रहे। अगर वे समय रहते उस उल्कापिंड को नहीं तोड़ते तो अगर वह जमीन पर गिरता तो उसकी शक्ति और भी अधिक होती। लेकिन वे घायल हो गए। हो फेशाओ और झांग यानकिंग दो कबीले के बुजुर्गों के पास लकवाग्रस्त होकर बैठे थे। उनके मुंह से खून बह रहा था, यहाँ तक कि उनके शरीर पर एक चांदी की सफ़ेद रोशनी की दीवार भी थी, जिसका उपयोग उनकी रक्षा के लिए किया गया था। क्या यह उस आदमी ने बनाया है? हो फेशाओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी इतना शक्तिशाली होगा कि सुपर युआन माउंटेन के दो बुजुर्गों को घायल कर सकेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह पहले ही गायब हो चुका है। ऐसा लगता है कि वह कोई उल्कापिंड है जो स्वर्ग से परे से आया है। एक बुजुर्ग भी अनिश्चित था, हालांकि उसने फिर भी यह मानना चुना कि यह प्रकृति की शक्ति थी, अन्यथा ये बहुत भयानक होगा। झांग यानकिंग ने राहत की सांस ली और खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। हाँ, स्वर्ग भी उसे पसंद नहीं करता। अच्छा 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 अच्छा। हो फेशाओ भी जोर से हंसा। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारी आत्मा चली गई है, तुम्हारी मृत्यु वास्तव में दुखद थी, यह मेरे खिलाफ जाने का परिणाम है। जैसे ही वे हंस रहे थे, चेन जियांग अंतरिक्ष से यात्रा करके हो फेशाओ के पीछे आ गया था। जिस क्षण चेन जियांग प्रकट हुआ, उल्कापिंड द्वारा नष्ट की गई झुलसती हुई जमीन अचानक एक मजबूत हत्या के इरादे से घिर गई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भयंकर हवाओं के झोंके चल पड़े। चेन जियांग का किलिंग गॉड दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। किलिंग गॉड के दिल के हत्या के विचार ने उसके शरीर की ऊर्जा को एक बेहद भयानक मारक शक्ति में बदल दिया था। अपने भगवान को मारने के तरीके के साथ उसके पास और भी क्रूर ताकत थी। हन्फ चेन जियांग मौत के देवता की तरह था। उसके शरीर के चारों ओर हत्या की मंशा मनमोहक थी। उसकी मुट्ठी पर सफ़ेद बाघ का दस्ताना हत्या की मंशा से भरा हुआ था, जिससे वह वध के देवता जैसा लग रहा था। सुपर युआन माउंटेन के दो कबीले के बुजुर्ग हत्या के इरादे से इतने भयभीत हो गए कि वे कुछ कदम पीछे हट गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रतिक्रिया की, चेन जियांग की मुट्ठी जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी, मुस्कुराते हुए हो फेशाओ की ओर बढ़ी। टकराना। मुट्ठी सीधे अमर वस्त्र द्वारा छोड़े गए प्रकाश अवरोध को पार कर गई। हो फेशाओ की नाक पर हिंसक रूप से प्रहार किया, जिससे उसका पूरा चेहरा जमीन में धंस गया। उसी समय असीमित हत्या का इरादा मुट्ठी से बाहर निकलकर हो फेशाओ के शरीर में घुस गया, उसके शरीर को नष्ट कर दिया और उसे काली क्यूई में बदल दिया। मुट्ठी के हो फेशाओ पर गिरने के बाद इसकी शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई, बल्कि उसके अंदर से होकर गुजरती रही। यह ऊर्जा की एक लहर में बदल गई जो झांग यानकिंग की ओर बढ़ी और चांदी के प्रकाश अवरोध को भेदते हुए उसके सीने पर लगी, जिससे वह तुरंत मर गया और उसे एक काली धुंध में बदल दिया। दो लोगों की हत्या के बाद दुनिया को घेरने वाली भयानक हत्या की मंशा अचानक गायब हो गई। अतीत में बाई जिंग इतनी सदमे में थी कि वह बोल भी नहीं पा रही थी, जिससे उसे संदेह हो रहा था कि चेन जियांग युद्ध देवता का पुनर्जन्म था। अभी उसे यकीन था कि चेन जियांग उनके युद्ध देवता के पूर्वज व्हाइट टाइगर से बेहद परिचित था। जब सफ़ेद बाघ ने नीलामी में लोगों को मारा तो उसने उन्हें एक ही झटके में मार डाला तथा उनके शरीर और आत्मा को काली धुंध में बदल दिया। हालांकि वे दोनों घायल हो गए थे, फिर भी वे बहुत शक्तिशाली थे और उनमें से एक ने मुक्का मारा। दमनकारी बल ने चेन जियांग को आशंकित कर दिया। उसने चकमा देने के लिए उत्सुकता से सिकुड़ते कदम पर कदम रखा और उसी समय वह स्थान पहले से ही एक बड़े गड्ढे में बदल गया था। जगह पहले से ही ढह गई थी और खुद की मरम्मत कर रही थी। क्या हुआ? हवा में गूंजती आवाज़ एक वज्रपात की तरह थी जो दमनकारी आभा से भरी थी। ये प्रिमोडियस है। चेन जियांग चौंक गया। आकाश में जगह सिकुड़ने लगी और एक व्यक्ति बाहर आया। इस प्रिमोडियस की ताकत बहुत अधिक बढ़ गई है। चेन जियांग ने महसूस किया कि यह प्रिमोडियस पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। बड़े बुजुर्ग, आपके पोते को इस व्यक्ति ने मार डाला, एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। उसने बर्फ की तरह सफ़ेद लबादा पहना हुआ था और ये शब्द सुनते ही उसका चेहरा अचानक बदल गया। वह भयानक लग रहा था और उसके शरीर से एक भव्य भाव उभर आया। उसका लबादा बेतहाशा फड़फड़ा रहा था, जिससे धरती हिंसक रूप से कांप रही थी और उसमें दरारें दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें लाल थीं और क्रोध और हत्या के इरादे ने तुरंत उस क्षेत्र को घेर लिया। उसे पकड़ लो, हम उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकते। मैं उसे 10,000 साल तक यातना दूंगा। प्रिमोडियस की क्रोधित दहाड़ ऐसी थी जैसे कोई पागल जानवर हो। बाई जिंग के पास इस समय कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने पहले ही उस छोटे तारे को बुलाया था और उसकी बहुत सारी शक्ति खर्च कर दी थी, लेकिन उसे और चेन जियांग दोनों को उम्मीद नहीं थी कि मिश्रित तत्व अचानक प्रकट हो जाएगा। जल्दी करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। बाई जिंग ने चेन जियांग को एक ध्वनि संचरण भेजा जो एक सफ़ेद रोशनी में परिवर्तित हो गया और नीचे की ओर झपटा।
उसने चेन जियांग की ओर भाग रहे दो बुजुर्गों पर अपना हाथ लहराया। घने हत्या के इरादे से भरे दो ऊर्जा सितारों ने दोनों बुजुर्गों के शरीर पर प्रहार किया, जिससे उन्हें खून की उल्टी होने लगी। क्या आप ज़ीलान माउंटेन वैली से नहीं हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी ज़ीलान माउंटेन वैली वास्तव में मेरे पोते को मार डालेगी। प्रिमोडियस की दोनों आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। एक फुफकार के साथ वह बाईजिंग के पास पहुंचा और बाईजिंग की ओर एक हिंसक वज्र की तरह मुक्का मारा। अपनी ओर आती भयावह शक्ति को देखकर बाईजिंग किसी भी तरह से बच नहीं पाए। उसका शरीर वास्तव में एक तरह की शक्ति से जकड़ा हुआ था। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसका शरीर एक खूनी लाल रोशनी से घिरा हुआ था। जब मुक्का उसे नष्ट करने वाला था तो एक झटके में वह वास्तव में लाल रोशनी की बेड़ियों से बच निकली। वह भी चौंक गया, क्योंकि जो चीज़ अचानक उसकी मुट्ठी के सामने आई वह वास्तव में एक बड़ी टूटी हुई चट्टान थी। चेन जियांग को भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ। उसने अभी अभी फॉर्म डिस्प्लेसमेंट शैडो का इस्तेमाल करके एक चट्टान का आदान प्रदान किया था। ये खपत बहुत बड़ी थी, क्योंकि बाईजिंग बहुत मजबूत थी। जब बाईजिंग बाहरी दुनिया का विरोध करने के लिए अपनी ऊर्जा को संघनित कर रही थी तो उसने इस तकनीक का इस्तेमाल मुश्किल से किया, लेकिन फिर भी वह ऐसा करने में सक्षम थी। उस बदमाश को पकड़ो, उसे मत मारो। मैंने कहा था कि मैं उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। फिर वह बाईजिंग की ओर दौड़ा। दोनों घायल बुजुर्गों ने तुरंत चेन जियांग पर हमला कर दिया। उन्हें एक के बाद एक गंभीर चोटें लगी थीं और उनके लिए बाईजिंग से निपटना बेहद मुश्किल था, लेकिन चेन जियांग से निपटना उन्हें ठीक लगा। इस समय वे चेन जियांग की ताकत को देख सकते थे। अगर चेन जियांग मजबूत होता तो वे उन्हें चकमा नहीं दे पाते। बाईजिंग अभी तक ठीक नहीं हुई थी, लेकिन प्रिमोडियस का सामना करते हुए उसके पास मूल रूप से वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। चेन जियांग को लगा कि उसने बाईजिंग को इस मुसीबत में डाल दिया है और उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। उसने लॉन्ग जुएई से कहा, मुझे अपनी ईश्वरीय शक्ति उधार दो। फिर उसने दो सुपर युआन पर्वतीय बुजुर्गों के हमलों को चकमा देते हुए सिकुड़ते कदम पर कदम रखा। लॉन्ग जुएई की दिव्य शक्ति प्राप्त करने के बाद चेन जियांग ने तुरंत फॉर्म डिस्प्लेसमेंट शैडो का उपयोग किया ताकि उसे एक बार फिर प्रिमोडियस के भारी हमले से बचने में मदद मिल सके। बहन बाईजिंग, मुझे आपको इस तरह के खतरे में डालने के लिए खेद है। चेन जियांग ने बाईजिंग का हाथ पकड़ लिया और उसे सीधे आयाम के माध्यम से ले आया। सब ठीक है। बाईजिंग ने चेन जियांग को जरा भी दोष नहीं दिया। वह पहले से ही चेन जियांग को एक अच्छे दोस्त की तरह मानती थी। जब प्रिमोडियस ने देखा कि चेन जियांग और बाईजिंग भागना चाहते हैं तो उसने दहाड़ लगाए और आकाश तुरंत अंधेरा हो गया। बिजली चमकने लगी और गरजने लगी। हालांकि चेन जियांग को अचानक एहसास हुआ कि वह अंतरिक्ष में यात्रा करने में असमर्थ था और अंतरिक्ष वास्तव में प्रिमोडियस ने अपनी शक्तिशाली ताकत से सील कर दिया था। मेरी हथेली से भागने के बारे में सोचना भी मत। प्रिमोडियस की आवाज़ गहरी और डरावनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वे इधर उधर लहरा रहे थे। बिजली की रोशनी में उसका रूप बेहद भयानक लग रहा था। अनुमान लगाया गया कि प्रिमोडियस वास्तव में उस शक्ति के बहुत करीब था जो दानव मास्टर के पास थी। चेन जियांग वास्तव में कैश फायर टोकन का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसने लिनजिया से पता लगाया कि सुपर युआन माउंटेन कैश फायर टोकन के हमलों को रोकने में सक्षम था, इसलिए उसने इसे आजमाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हो सकता है कि वह अवसर खो दे। एक कदम के साथ प्रिमोडियस चेन जियांग और अन्य लोगों के सामने चला गया। चेन जियांग और बाईजिंग का शरीर उस लाल रोशनी से घिरा हुआ था और वे हिलने में असमर्थ थे। हाहा, मैं पहले इस औरत को मार डालूंगा। मैं तुम्हारा दर्दनाक चेहरा देखना चाहता हूँ। बाईजिंग ने अपने दांत भींच लिए, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। प्रिमोडियस की शक्ति बहुत मजबूत थी और उसने बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, इसलिए जब प्रिमोडियस प्रकट हुआ तो यह पहले से ही एक चमत्कार था कि वे इसके बारे में कुछ कर सकते थे या नहीं। बाईजिंग के खूबसूरत चेहरे को देखकर प्रिमोडियस ने भयावहता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले तुम्हारा चेहरा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बूम! हालांकि अगले ही पल एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और चेन जियांग ने भी फॉर्म डिस्प्लेसमेंट शैडो का इस्तेमाल किया, जिससे बाईजिंग को उसके साथ स्थिति बदलने का मौका मिला। उसी समय उसने प्रोग्रेसिव डायमंड कवच को छोड़ दिया और जब प्रोग्रेसिव डायमंड कवच की मुट्ठी उसके सिर पर लगी तो उसने एक मजबूत प्रतिरोध बल जारी किया, जिसने मुक्का रोक दिया। चेन जियांग को उड़ा दिया गया। उस समय उसने बाईजिंग की कलाई को कसकर पकड़ लिया और बाईजिंग जो जगह में बंद थी वह भी उसके साथ उड़ गई। ये वास्तव में एक गहरा हीरा कवच है। प्रिमोडियस को उस बल द्वारा पीछे धकेल दिया गया। उसका चेहरा सदमे से भरा था और उसकी आंखें और भी अधिक उत्साह से चमक रही थीं। दोनों बुजुर्गों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। उन्होंने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा ये प्रिमोडियस बुजुर्ग इतनी आसानी से नाराज नहीं होता। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस युआन ने वास्तव में प्रोग्रेसिव हीरे के कवच को पहचान लिया। बहुत से लोग थे जो 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियारों के बारे में जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियार किस तरह के लोग थे।
चेन जियांग गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसे लगा कि उसका शरीर पिघलने वाला है और प्रिमोडियस की मजबूत अराजक शक्ति अभी भी उसके शरीर में उत्पात मचा रही थी। कैसे हो? बाई जिंग ने जल्दी से चेन जियांग को उठाया। उसे भयानक कवच पहने देखकर वह हैरान रह गई। वह नहीं मरेगा। चेन जियांग ने मुंह में खून थूका और फिर बाई जिंग के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके पहले बाई जिंग को भगाने और फिर उसके बाद बात करने की योजना बनाई। उसने पहले से ही इस प्रिमोडियस से मौत तक लड़ने के लिए अपनी सारी तरकीबें इस्तेमाल करने की योजना बना ली थी। तुम लोग जाओ और उस औरत को मार डालो। उसे अचानक लगा कि पोते को खोना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसे इस प्रोग्रेसिव हीरा कवच से मिलना था। ये 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियारों में से एक था, एक बहुत शक्तिशाली दिव्य कवच। दोनों कबीले के बुजुर्ग अपने हाथों में तीखी तलवारें लेकर आगे बढ़े और अमर तलवारों से उन्होंने बाई जिंग पर भयंकर वार किया। उन्हें लगा कि अगर वे तीनों मिलकर काम करें तो वे निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को हराने में सक्षम होंगे। जैसे ही चेन जियांग बाई जिंग को दूर भेजने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने वाला था, अचानक एक परिचित आभा प्रकट हुई। इस क्षण उसने राहत की सांस ली। उसी समय वे तीनों दौड़े, धरती कांप उठी। अंतरिक्ष को सीमित करने वाली शक्ति अचानक टूट गई और काली रोशनी की कुछ किरणें उनकी ओर बढ़ीं। तुम कौन हो? उसका भयावह बूढ़ा चेहरा आश्चर्य से भर गया था, लेकिन सुपर युआन पर्वत के 2 बुजुर्गों के काले प्रकाश में प्रवेश करने के बाद उनके शरीर अचानक काले हो गए और धीरे धीरे मंद हो गए। अंधकार का नियम। वह कुछ कदम पीछे हटा और चेन जियांग के सामने एक काली छाया दिखाई दी। फिर काली छाया धीरे धीरे एक औसत दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के आदमी में बदल गई। चेन जियांग ने अपना प्रोग्रेसिव हीरा कवच रखा और खांसते हुए खून के कुछ बूंद बाहर निकाले, फिर एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, पुराने पूर्वज, आप अंततः यहाँ हैं। तुम छोटे कमीने, मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा। तुम वास्तव में इस छोटी लड़की को यहाँ खिलवाड़ करने के लिए लाए हो। हालांकि वह अभी भी स्टाररी स्काई वाइट टाइगर रेस के कबीले के लोगों को देखकर बहुत खुश था। इसके अलावा वह बता सकता था कि बाई जिंग एक साधारण स्टाररी स्काई वाइट टाइगर रेस नहीं थी। व्हाइट टाइगर पवित्र दान क्षेत्र में घूमता रहा और जानता था कि चेन जियांग ने पहले भी बहुत सारी परेशानियां खड़ी की थीं, लेकिन अब वह अच्छे मूड में था। ये सौभाग्य की बात थी कि वह समय रहते वहां पहुंचने में कामयाब रहा, अन्यथा ये दुर्लभ रूप से देखी जाने वाली स्टाररी स्काई वाइट टाइगर रेस विलुप्त हो जाती। तुम कौन हो? हमारे सुपर युआन माउंटेन का विरोध करने से कोई लाभ नहीं है। यदि तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो आज्ञाकारी होकर चले जाओ, प्रिमोडियस ने कहा। सफ़ेद बाघ का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। स्टाररी स्काई वाइट टाइगर रेस का छोटा सफ़ेद बाघ लगभग मारा ही जा रहा था, लेकिन उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में उसे आज्ञाकारी ढंग से चले जाने के लिए कह रहा था। क्या तुमने सुना नहीं? यह मेरे सुपर युआन माउंटेन का मामला है। अगर तुम मेरे सुपर युआन माउंटेन के खिलाफ नहीं जाना चाहते तो जल्दी करो और चले जाओ। वह जानता था कि उसके सामने खड़ा यह औसत दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने सोचा कि उसके पास भी लगभग उतनी ही ताकत होनी चाहिए जितनी खुद के पास। अगर वे लड़ते हैं तो उसे लगा कि वह अभी भी उसे हरा सकता है। सफ़ेद बाघ ने भौहें सिकुड़ी और चेन जियांग की ओर देखा, फिर पूछा, सुपर युआन पर्वत क्या है? मैंने केवल अराजक पर्वत के बारे में सुना है। ठीक है, आपको उससे किस तरह की नफरत है? चेन जियांग ने कहा, सुपर युआन माउंटेन अराजक पर्वत के भीतर एक शक्ति है। वे पूरे अराजक पर्वत पर शासन करना चाहते हैं। इस साथी के पोते और सुपर युआन माउंटेन के बुजुर्ग मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें हराने में असमर्थ था। चेन जियांग ने बाई जिंग की ओर देखा और आगे कहा, मैंने वास्तव में उन्हें उकसाया नहीं था, और वे ही हैं जो मेरे लिए परेशानी पैदा करना चाहते हैं। इस तरह के लोग अनुचित होने के आदी होते हैं और हमेशा दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यह नहीं जानते हैं? हन्फ, तुमने मेरे पोते को मार डाला, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बिल्कुल सही है, प्रिमोडियस ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। तुम्हारा पोता और दूसरे लोग मुझे मारना चाहते थे, इसलिए ये सही है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें मार डालूं। चेन जियांग ने व्यंग्य किया, तुम्हें मेरे प्रोग्रेसिव हीरे के कवच पर ध्यान देना चाहिए था। अगर मैं इसे तुम्हारे सामने उतार दूं तो मुझे डर है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम अपने कितने पोते पोतियों की जान ले लोगे। उसने चेन जियांग और बाई जिंग की ओर अपना हाथ फेंका और अराजकता की शक्ति एक विशाल हथेली के निशान में बदल गई जो चेन जियांग और अन्य की ओर बढ़ी। सफ़ेद बाघ ने अपना हाथ हिलाया और एक काली रोशनी छोड़ी, जिसने विशाल हथेली के निशान को ढक दिया। हथेली का निशान धीरे धीरे मंद हो गया, फिर गायब हो गया। अंधकार के नियम की शक्ति वास्तव में बहुत अजीब थी। इसने प्रिमोडियस को क्रोधित कर दिया। मैं तुमसे केवल ये पूछता हूँ, क्या तुम्हें उन्हें मारना होगा? सफ़ेद बाघ ने पूछा। बाई जिंग ने सफ़ेद बाघ की पीठ की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसके सामने वाले व्यक्ति में अपनेपन का भाव था, लेकिन उसमें एक तरह की भव्यता थी जिससे उसे श्रद्धा महसूस हुई। उसने चेन जियांग की ओर देखा और राहत की सांस ली जब उसे एहसास हुआ कि उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं।
ये सही है, हमें उसे मारना होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मैं केवल तुम्हें ही मार सकता हूँ। उसकी आंखें तेज थीं और सफ़ेद बाघ को देखते हुए हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उसकी हत्या का इरादा वाकई बहुत भयावह था, लेकिन जो अभी उसके सामने खड़ा था वह हत्यारों का सच्चा देवता था। सिर्फ इतना ही कि उसने अंधकार के नियम का गहरा मन का प्राप्त कर लिया था और अंधकार के नियम की शक्ति का उपयोग हमला करने और साथ ही अपनी पहचान छिपाने के लिए कर रहा था। दहाड़! प्रिमोडियस गुस्से में दहाड़ा। उसके शरीर से एक चांदी की रोशनी फूट पड़ी और चांदी के तीर की तरह सफ़ेद बाघ की ओर उड़ी। तो मैं तुम्हें मार ही सकता हूँ। सफ़ेद बाघ ने अपना हाथ उठाया और अपने सामने एक घेरा बना लिया। काली गैस तुरंत ऊपर उठने लगी और उसके सामने एक जेट ब्लैक, दिल दहलाने वाला ब्लैक होल दिखाई दिया। जब आदिम व्यू ने यह देखा तो वह जल्दी से रुक गया। उसे भी लगा कि वह छेद कितना भयानक था, लेकिन वह बहुत जल्दी भाग गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि व्हाइट टाइगर के अंधेरे के नियम का इस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। वह पहले से ही बच नहीं सकता था। उसके बाद ब्लैक होल काली क्यूई के एक ढेर में बदल गया और बिखर गया। उस काली क्यूई ने अपने साथ मृत्यु के देवता की अनोखी आभा को ले लिया, जो उसकी अपनी शक्ति थी। अब वह अंधकार के नियम को अपनी मारक शक्ति के साथ संयोजित करने में सक्षम हो गया था। यद्यपि उसकी साधना का स्तर नहीं बढ़ा, फिर भी उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। आप कौन? बाई जिंग के सुरुचिपूर्ण चेहरे पर डर का भाव था। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था क्योंकि उसने धीरे से पूछा था। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति उससे संबंधित था और बहुत मजबूत भी था। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बहन बाई जिंग, वह सफ़ेद बाघ है। बाई जिंग ने अपना मुंह चौड़ा किया। उसे संदेह हुआ कि उसने गलत सुना है। उसने अपना सिर उठाकर व्हाइट टाइगर को देखा, जिसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी, और उसने सिर हिलाकर हामी भरी। पवित्र दान क्षेत्र में मेरे युद्ध जनजाति के सदस्य हैं। मैंने उन्हें पहले ही तुम्हें खोजने के लिए कहा था। हालांकि वे जानते हैं कि तुम कहाँ हो, लेकिन वे तुम्हें खोजने नहीं आए क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारा जीवन बेहतर है। सफ़ेद बाघ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बाई जिंग इस समय बहुत घबराई हुई थी। वह कुछ अवाक और उत्साहित महसूस कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस दुनिया में अभी भी एक ऐसी जाति है जिसका खून उसके जैसा ही है। व्हाइट टाइगर ने चेन जियांग को घूरते हुए कहा, छोटे आदमी, क्या तुमने उसे जानबूझकर मदद के लिए बुलाया था ताकि तुम मुझे उस आदमी को मारने के लिए फुसला सको? गलत आरोप लगाया गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी आएगा। मैं वास्तव में आपको बाहर निकालने का इरादा रखता था ताकि आप फिर से मिल सकें। चेन जियांग ने तुरंत इनकार कर दिया। बाई जिंग ने भी चेन जियांग के पक्ष में बात की। कुलपति, चेन जियांग ने मेरी बहुत मदद की, उसे दोष मत दीजिए। ये बच्चा बिल्कुल ऐसा ही है। और ठीक है, क्या आपकी यादों में ऐसी कोई जगह है जहां आपके माता पिता पहले भी गए हों? स्टाररी स्काई व्हाइट टाइगर रेस इतने लंबे समय से गायब हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार उनका क्या हुआ। व्हाइट टाइगर ने पूछा। हाँ, लेकिन स्वर्गलोक के तारा क्षेत्र में। बाई जिंग ने अभी बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि सफ़ेद बाघ उसके साथ अचानक गायब हो गया। मैं उसके साथ स्टाररी स्काई व्हाइट टाइगर रेस के निशानों की तलाश करूंगा और उसकी ओर से कुछ सीखने के लिए स्टार रीजन भी जाऊंगा। तो बेहतर होगा कि आप इस समय के लिए व्यवहार करें। जब समय आएगा तो मैं आपको समय पर नहीं बचा पाऊंगा। चेन जियांग का दिमाग व्हाइट टाइगर की ध्वनि संचरण के साथ गूंज उठा। चेन जियांग ने विलाप किया, यह आदमी वास्तव में चिंतित है कि मैं बहन बाई जिंग को नुकसान पहुंचाऊंगा। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं? मैं तुम्हें कैसे भी देखूं, तुम उसी तरह के व्यक्ति लगते हो। सु मेयाओ ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग ने अपनी सबसे तेज गति से उस जगह को छोड़ दिया और जीलान माउंटेन घाटी की ओर भाग गया। अभी अभी मुक्का लगने के बाद उसकी चोटें हल्की नहीं थीं और उसकी गति बहुत धीमी थी। खूबसूरत जंगल के बीच में चेन जियांग ने खुद को तेजी से ठीक करने के लिए कुछ गोलियां खा लीं। प्रिमोडियस की मुट्ठी ने उसके शरीर में बहुत सारी अराजक शक्ति को इंजेक्ट कर दिया था, लेकिन जब तक वह अराजक शक्ति को दबाने में सक्षम था तब तक वह इसे परिष्कृत कर देगा। वह छोटी लड़की जाग गई है। सु मेयाओ अचानक चिल्लाया, जल्दी करो और उसे यहाँ से बाहर निकालो, उससे बात करो। डोंगफेंग जिंग की सु मेयाओ और अन्य लोगों ने अच्छी तरह से देखभाल की थी और उसे साफ कपड़े पहनाए थे। जब चेन जियांग ने उसे योयाओ रिंग से बाहर निकाला तो उसने चकित होकर अपनी आंखें खोलीं। चेन जियांग को देखने के बाद डोंगफेंग जिंग की आंखें नम हो गईं। उसने बहुत से लोगों से बातचीत नहीं की थी, लेकिन उनमें से ज़्यादातर बुरे लोग थे। हालांकि चेन जियांग भी उसकी नज़र में बुरा था, लेकिन वह उसके लिए बहुत अच्छा था। डोंगफेंग जिंग ने चेन जियांग को गले लगाया। चेन जियांग की छाती पर झुक गई और धीरे से रोई। चेन जियांग ने हल्की आह भरी, हल्के से उसकी नाजुक पीठ थपथपाई और उसे सांत्वना दी। मम्मा, पिताजी ने मुझसे कहा था कि भविष्य में मैं ही अकेली रहूंगी। मैं मजबूत बनना चाहती हूँ, डोंगफेंग जिंग ने रोते हुए कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी उसके आंसू उसके थके हुए और खूबसूरत चेहरे पर बहने लगे, जिससे लोगों के दिल उसके लिए दुखने लगे।
चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, और मैं और आपकी चाची, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपका भाई बन सकता हूँ, मैं आपको अपनी बहन की तरह मानूंगा। हम एक और बहन। उसके निश्चित रूप से बुरे इरादे हैं। लॉन्ग जुएई ने रिंग के अंदर से चिल्लाया।